नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम और शरद दुबे भी जुड़े हुए हैं। भारतीय बाजार कल एक दिन की मजबूती के बाद आज वापस से वॉलेटाइल मूव्स नजर आ रहे हैं और ये वॉलेटिलिटी आ रही है ग्लोबल फ्रंट से। जी हां, विदेशी बाजार से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ को लेकर जो ताजा बयान भारत पर आए उसका एक असर हम देख रहे हैं भारतीय बाजार पर क्लियरली पड़ता हुआ। और इसके अलावा भी भारतीय बाजार के लिए अपने ट्रिगर्स हैं। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, इस पॉलिसी पर फोकस हम करने वाले हैं। कल महाकवरेज होगी और जानकारों का, एक्सपर्ट्स का जमावड़ा ईटी नाउ स्वदेश पर होगा, पॉलिसी से ठीक पहले भी और पॉलिसी के बाद भी। और हम आपको सब कुछ ब्याज दरों पर, गवर्नर की तरफ से जो कमेंट्री आई उस पर डीप डाइव एनालिसिस कर बताएंगे। लेकिन इस वक्त भारतीय बाजार की तस्वीर अगर आप देखेंगे, एक टाइट रेंज में फंसा हुआ बाजार और टैरिफ बढ़ाने पर ट्रंप की जो नई धमकी आती हुई दिखी उसके ठीक बाद हमने देखा है कि ये डेंट जो है पड़ता हुआ दिखा है। आइए बाजार की बड़ी बातें आपके स्क्रीन पर रखते हैं, उसके बाद एक एक कर स्ट्रैटेजी अभी आपको बताएंगे। आने वाले 1.5 घंटे में क्या कुछ होने वाला है खास ऑन द शो। इस वक्त आपके स्क्रीन पर एफएनओ मार्केट चेक 2:05 पर आपको बताएंगे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्लोजिंग ट्रेड्स हमारे साथ जब हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट जुड़ेंगे उनसे जानेंगे कि आखिरी 1.5 घंटे के लिए क्लोजिंग ट्रेड स्टॉक स्पेसिफिक उनकी तरफ से क्या है। वहीं ऑप्शन के चैंपियन 2:40 पर ऑप्शन की एक दमदार रणनीति लेकर हमारे एक एक्सपर्ट जुड़ेंगे और आपको ये रणनीति सुझाएंगे। साथ साथ मार्केट एट 3 यानी कि 3 बजे एक्सचेंजेस पर ड्यूरिंग द एंटायर सेशन जो खबरें आई हैं उनमें से इंपॉर्टेंट सेट ऑफ खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। वहीं बीटीएसटी एसटीबीटी 3:10 पर और साथ साथ इवेंट्स और क्यूज यानी कि ट्रिगर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो भी आपको बताएंगे 3:20 पर। तो आने वाला 1.5 घंटा बेहद एक्शन पैक रहने वाला है आपके लिए। बिल्कुल, और बाजार की बड़ी बातें पे भी एक बार नजर डाल देते हैं। मानसी, आपने सही कहा कि जो सेलिंग प्रेशर है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। निफ्टी लगभग 100 अंक गिरा है, 24,600 लेवल्स के पास है। वही अगर बात करें तो आरबीआई पॉलिसी से पहले निफ्टी बैंक 300 अंक गिर चुका है। कल ऑफकोर्स हमने देखा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक की तरफ से सपोर्ट नहीं आई और आज भी देखें तो कुछ खास सपोर्ट नहीं देखने मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स कहते हैं जिस पे हमारी जो है नज़र होनी चाहिए। जिस तरह कल आरबीआई एमपीसी की बैठक आई और लाइकली आउटकम है कि रेट्स अनचेंज्ड रहेंगे। अगर सेक्टर स्पेसिफिक मूव की बात करें तो यहाँ पे फार्मा शेयर देखें तो यहाँ पे फिसल गए हैं और यहाँ पे ट्रंप ने भी जो है अनाउंस किया था कि और ज़्यादा टैरिफ्स लगा सकते हैं, तो फार्मा की एक्सपोजर भी ज़्यादा है, तो उसके कारण अनसर्टेनिटी में कुछ काउंटर्स में बड़ी सेलिंग आ रही है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स की बात करें तो ये 1% गिरे हैं दिन के ट्रेड में। वही आईटी शेयरों की बात करें तो यहाँ पे दबाव देखने मिल रहा है। कल हमने देखा था बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई थी टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द डे, लेकिन आज दिख रहा है चौतरफा बिकवाली जो आपको आईटी खेमे में देखने मिल रही है। इन्फोसिस, एम्फोसिस दोनों ही स्टॉक्स जो है लगभग 1.5% गिरे हुए हैं दिन के ट्रेड में। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स की भी बात करें तो यहाँ पे जो है गिरावट देखने मिल रहा है। बीएसई 4% गिरा है, सीडीएसएल में भी सेलिंग प्रेशर आ रही है और मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट करे कि सेबी जो है कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को कर्व कर सकते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग को, और मार्जिन बढ़ सकते हैं। हालांकि ये न्यूज़ फ्लो कुछ पुष्ट नहीं है, बस मीडिया रिपोर्ट्स है, बट सेंटिमेंटली इन स्टॉक्स में जो है आपको गिरावट देखने मिल रहा है। तो ये है बाजार के बड़ी संकेत हैं। और बड़ी बातें के अलावा स्टॉक स्पेसिफिक भी बहुत न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, अर्निंग्स के बेसिस पे मोस्टली आ रहे हैं। तो इस मार्केट में जहाँ पे प्रॉपर ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, अर्निंग स्पेसिफिक में रिएक्शन आ रहा है, तो कौन से वो स्टॉक्स हैं मानसी जो आपके बिग बजर्स में है आज? एब्सोल्युटली, थोड़ा सा चैलेंजिंग था आज बिग बजर्स, और क्योंकि बजिंग मोमेंटम स्टॉक वाइज भी कम इस वक्त नजर आ रहे हैं। दोनों ही तरफ के बजिंग स्टॉक्स लेकर आए हैं हम। शुरुआत फर्टिलाइजर स्पेस से करेंगे। बाजार में इतनी वॉलेटिलिटी है लेकिन फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक मूव जरूर नजर आया है और ऐसे जब ये मूव शुरुआत हो रही थी, इनफैक्ट तभी आज सुबह सुबह शरद ने इसे टच बेस भी किया था फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर। कैटेगोरिकली हमने एक्सपर्ट से उनकी राय भी जानी थी। चंबल फर्टिलाइजर, कोरोमंडल इंटरनेशनल, फैक्ट, आरसीएफ, ये सारे के सारे स्टॉक्स में एक बढ़िया मूव और एक्शन देखने को मिला है। कमजोर बाजार में 2 से लेकर 6% तक की तेजी यहाँ पर नजर आएगी। करीब 6.25% के मूव चंबल फर्टिलाइजर में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। तो आउट परफॉर्मिंग स्पेस में इस वक्त चंबल फर्टिलाइजर है। उसके अलावा भी कोरोमंडल में भी करीब 3-3.5% के मूव्स आज ही के सत्र में देखे जा चुके हैं। रिजल्ट बैक्ड एक्शन है, ये अब भी बाजार में नजर आ रहा है।
कुछ साइडवेज मोमेंटम वाले स्पेसेस जैसे फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं, सीजनलिटी फैक्टर वर्कआउट कर रही है। हालांकि मुंबई में आज बारिश नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजर स्टॉक चल जरूर रहे हैं आज के सत्र में। इसके अलावा रिजल्ट बैक्ड एक्शन है जहां पर हम फोकस कर रहे हैं। अब एलेंबिक फार्मा ही देखें, कंपनी के नतीजे अच्छे आए थे, नंबर्स के ठीक बाद स्टॉक में एक मूव था, लेकिन वो गेन्स भी फ्रिजल आउट होते हुए करीब 1% की गिरावट में तब्दील होता हुआ इस स्टॉक तो नतीजों का एक्शन दिखा और वो एक्शन जो है वो फ्रिजल आउट होता हुआ भी नजर आ चुका है, बिकॉज मार्केट का टेक्सचर इस वक्त तो वीक देखने को मिला है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक नई एमडी और सीईओ की जो नियुक्ति की खबर आई है मिस्टर राजीव आनंद, उसके ठीक बाद इंडसइंड बैंक जो है फोकस रेडार पर है। इस पर हमारी नजर भी है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर भी। सिलेक्ट बैंक्स फाइनेंशियल्स पर खास तौर से नजर हमने रखी है, लेकिन न्यूज फ्लो के चलते एक इम्पैक्ट 1.5 से 2% तक की यहां पर जरूर बनती हुई नजर आ रही है। गोडफ्रे फिलिप्स आज हमारे खिलाड़ी स्टॉक की कैटेगरी में हमने इसे शामिल किया था और स्टॉक में जबरदस्त मूव और ये एक्शन जो है बिल्कुल बरकरार है। बढ़िया नतीजे हर पैरामीटर पर, हर लिहाज से नंबर्स काफी स्ट्रांग और इसी का एक असर 10% अब भी तेजी के साथ 9881 के लेवल्स पर ऑन द बैक ऑफ स्ट्रांग अर्निंग्स हम देख रहे हैं। गोडफ्रे फिलिप्स में इस वक्त ट्रेंड बढ़त की तरफ कमजोर बाजार में भी देखने को मिला है। चुनिंदा ऑटो शेयर्स और सरकारी बैंकों में तेजी है, लेकिन ये जो तेजी है वो बाजार को कोई खास बड़ा सपोर्ट दे नहीं पा रही है, बिकॉज मार्केट में इस वक्त सेंटिमेंट जो है वो गड़बड़ाए हैं और इसी के चलते हम देख रहे हैं। लेकिन हाँ, ऑटो स्पेस और सरकारी बैंक के खेमे अगर देखेंगे, मारुति सुजुकी, टीवीएस मोटर, एसबीआई, ये कुछ तमाम काउंटर्स है जहां पर हम देख रहे हैं एटलीस्ट खरीदारी कुछ हद तक देखने को मिली है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईटी शेयर्स और ओएमसी शेयर्स। आईटी की कल क्या तारीफ की, एक दिन की तेजी के बाद वापस से आज गेंस फ्रिजल आउट होते हुए तमाम आईटी स्टॉक्स में देखिए एम्फासिस, कोफोर्ज, इन्फोसिस, टीसीएस स्टॉक्स में बिकवाली आज वापस से लौट आई है। और ओएमसीज में भी हम गिरावट देख रहे हैं। एचपीएस, सीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल जो ग्लोबल फ्रंट पर इम्पैक्ट है उसका एनर्जी पैक पर भी असर है, जो कि इस वक्त रिफ्लेक्ट होता हुआ करीब 1 से लेकर 2% की गिरावट इन तमाम स्टॉक्स में देखने को मिली है। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और भारतीय बाजार में इंडेक्स वाइज रणनीति क्या होनी चाहिए, एफएनओ चेक जिसका जिक्र हम कर रहे थे, चलिए वो अब जान लेते हैं। स्ट्रैटेजी की अगर बात करें, अभिषेक आज सुबह ही आप बता भी रहे थे कि एक्सपेक्टेशंस हैं कि बाजार एक बार संभलने की कोशिश करें, लेकिन एहतियात बरतना होगा। और देखिए इस वक्त भी अगर आप देखें आज का दिन जो है एब्सोल्युटली फ्लैट, इस वक्त अगर देखें 100 अंकों की गिरावट, 24,600 के स्तर, आज में 24,700 के पार भी हमने एक लेवल देखे, लेकिन उसके बाद जो है गेंस पूरी तरह से टूटते हुए। मानसी, हाँ बिल्कुल, देखिए हो क्या रहा है कि बाजार थोड़ा नर्वस तो है, वो पहले भी था। अब ये टैरिफ वाली नया बयान जो आया है, ट्रम्प का जो धमकी आई है, अगर सिर्फ उसको देखेंगे तो कितनी गिरावट है, 0.5% की गिरावट है। लेकिन बाजार थोड़ा पहले से ही वीक हो रहा है। हमने देखा था कि जून में 25,600 के आसपास निफ्टी था, जून के एंड में जुलाई कमजोर रही और 1000 पॉइंट के आसपास की गिरावट उस लेवल से हम देख चुके हैं निफ्टी में। अब ये गिरने की ना देखिए मल्टीपल वजह हैं। टैरिफ वाला रीजन तो एक है ही, दूसरी चीज ये है कि नतीजे बहुत अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि रुपया भी वीक है, नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर चला गया। एक तनाव बाजार के लिए और है कि जो बड़े जो शेयर्स हैं ना उनसे सपोर्ट मिल नहीं रहा है। बड़े शेयर मतलब जिनका बड़ा वेटेज है, आप रिलायंस को देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीसी बैंक, इनमें कोई खास हम रुझान देख नहीं रहे हैं और एफआईज लगातार बेच रहे हैं। अभी एफआईज के बेचने के चलते सेंटिमेंट के तौर पर तो हमें असर हो ही रहा है। तो ये कुछ 3-4 दिक्कतें हैं और वोलेटिलिटी बाजार में निश्चित तौर पर है। आज बस ये है कि जो हमने सपोर्ट लेवल की थी कि 24,600 से लेकर 24,550 ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगा निफ्टी के लिए, फिलहाल उसको बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आईटी आज फिर से कमजोर, बैंकिंग में हम क्रैक देख रहे हैं और ये बैंकिंग वाली जो दिक्कत है ना, ये थोड़ी सी बाजार को ज्यादा परेशान कर रही है। और अगर दो मजबूत जो पिलर्स हैं आईटी और बैंकिंग, अगर दोनों के वेटेज को मिला दे तो 36% बैंकिंग फाइनेंशियल, 12-13% आईटी, ऑलमोस्ट करीब 47-48% का वेटेज हो जाता है। तो दोनों अगर कमजोर हैं तो फिर बाजार फिर चलेगा कैसे, ये तनाव है। अब बाजार को दरअसल एक नया ट्रिगर चाहिए, नतीजों से सपोर्ट मिला नहीं। वो ट्रिगर क्या होगा कि आरबीआई की पॉलिसी वो ट्रिगर बनेगी क्या? ये थोड़ी वीक होते मार्केट, वीक होते सेंटिमेंट और जीडीपी ग्रोथ पर असर की आशंका के चलते क्या आरबीआई गवर्नर फिर से एक बार गिफ्ट देंगे 0.25% के रेट कट का? 3 बार में तो 1% घटा चुके हैं फरवरी, अप्रैल और जून की पॉलिसी में। तो देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन इससे एक बड़ी चिंता है जो मुझे लग रहा है बाजार को परेशान कर रही है, और वो ये
कि जिस तरह के ट्रंप के तल्ख बयान बार बार आ रहे हैं, पिछले अगर हम हफ्ते भर की बात करें तो ये तीसरी बार होगा कि ट्रंप के स्टेटमेंट में भारत के प्रति तल्खी दिखी है। क्या भारत और अमेरिका के जो कूटनीतिक, जो डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो भी क्या खराब होंगे? क्या इसको अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो क्योंकि अगर हम देखते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की में जब भारत के लिए परमानेंट बर्थ की बात होती है तो अमेरिका उसका सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में अगर हम आतंकवाद की बात करें, टेररिज्म के मुद्दे की बात होती है तो भारत को अमेरिका सपोर्ट करता रहा है। हालांकि कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका साथ नहीं देता भारत का। न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी पहले हमने देखा था कि काफ़ी अड़ियल रवैया था अमेरिका का। तो ये कुछ अहम मसले हैं। तो क्या थोड़ी सी ना भारत के जो रिलेशंस हैं बड़े देशों के साथ, क्या उसमें कोई चेंज आने वाला है? इसको लेकर भी बाजार में थोड़ी असमंजस की स्थिति हम देख रहे हैं और बाजार थोड़ा सा परेशान दिख रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या फाइल सपोर्ट करने आते हैं, क्या उनकी शॉर्ट कवरिंग आती है, ये भविष्य में है। लेकिन उतार चढ़ाव बना रहेगा, इस बात के पूरे आसार दिख रहे हैं। और हमने सुबह भी कहा था कि संभल कर ट्रेड करें और वैसे ही हुआ। सुबह एक बार लगा कि नहीं हरे निशान में निफ्टी आ जाएगा, लेकिन गिरावट बढ़ गई और 24,600 के आसपास एक गोता भी लगाया था छोटा सा। 24,500 के नीचे अगर निफ्टी गया मानसी तो एक गिरावट बढ़ेगी। रेजिस्टेंस का लेवल जो यहां से दिख रहा है आज के लिए कम से कम 24,700 के ऊपर तो नहीं जाएगा निफ्टी बैंक की बात करें तो जो दिक्कत है ना, मुझे निफ्टी बैंक को लेकर ज्यादा है, मतलब निराशा हम कह सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि 13 जून के बाद निफ्टी बैंक ये सबसे निचले स्तर पर आ गया है। 12 में से 10 शेयर आज कमजोरी वाले हैं। एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक भी अब वीकनेस के साइंस दिखाने लगे हैं। तो अगर ये दोनों अगर वीक रहे तो निफ्टी बैंक का चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब जो है 55,000 का एक अहम सपोर्ट है, उसके नीचे गया तो आप फिर फॉल देखेंगे। 55,600 एक रेजिस्टेंस के तौर पर फिलहाल काम करेगा। पॉलिसी कल आने वाली है, देखते हैं कि आरबीआई गवर्नर क्या करते हैं। एक टेंशन देखिए ना बैंकिंग में ये भी हो रही है कि क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए कि दरें घटाई, लेकिन जो रिटेल डिमांड है लोन की ना वो नहीं लौट रही है। वो एक चिंता की बात है। क्या कब तक पिकअप करेगी पता नहीं। तो थोड़ी सी ना ये एक हल्की सी चिंता है। बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन ये फाइल्स का लौटना जरूरी है। क्या ये पॉलिसी के बाद लौटेंगे, स्टांस चेंज होगा, ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन बाजार थोड़ा सा डल है, मजा नहीं आ रहा है साफ तौर पर अगर कहें मानसी। और ये अनिश्चितता कब तक दूर होगी इसको लेकर भी क्लैरिटी आ नहीं रही है। 7 अगस्त की डेडलाइन तो दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि परसों की। क्या परसों से पहले कोई और स्टेटमेंट टैरिफ को लेकर कोई और एक्शन होगा, ये देखना होगा। तो थोड़ी सा ना संभल के लाइट पोजीशन के साथ ट्रेड करें। इंट्रा ओवरनाइट ट्रेड ना रखें, वो बेहतर है बाजार में। और कॉशियस अप्रोच रखने की जरूरत है। और अब तो निफ्टी बैंक को लेकर भी यही कहेंगे, क्योंकि बड़े शेयरों में जो इंडेक्स के जो बड़े शेयर हैं, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, वहां पर भी क्रैक दिखने शुरू हो गए हैं। ये बिल्कुल क्रैक्स जो है दिख रहे हैं और सपोर्ट कहाँ से आ रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है। तो रेंज बाउंड जो है मूवमेंट्स दोनों साइड देखने मिल सकती है, लेकिन किस तरफ रुख बदलेगा, क्या ग्लोबल क्यूज आएगा, क्या डोमेस्टिक क्यूज आएगा। और आरबीआई एमपीसी की मीटिंग भी कल है, तो बहुत सारे मूविंग फैक्टर्स हैं। तो इस पर ऑफकोर्स नज़र हमारी ज़रूर रहेगी। लेकिन चलिए अब हमारे गेस्ट के साथ जो है हम जुड़ते हैं। लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून लक्ष्मीकांत जी, ज़रा बताएं बाजार पे क्या रणनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ज़रा बताएं करंट लेवल्स पे क्या दिखता है आपको। गुड आफ्टरनून आप सभी को। जी मेरे ख्याल से सबसे अच्छा विश्लेषण अभिषेक जी दे ही चुके हैं कि थोड़ा सा चिंता का विषय है। कल जिस तरीके से रिबाउंड देखने को मिला था लोअर लेवल से, तो हमें लग रहा था कि हाँ ये जो फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम आज हमें देखने को मिलेगा, बट ये ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। फिर से मार्केट अपने जो निचले स्तर था उसको रिटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अभी भी हमारा मानना यह है कि जब तक मार्केट 24,450 500 के लेवल को होल्ड करता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक आने की उम्मीद है, जिसके बारे में हमने कल भी बात किया था आपके शो पर कि 12 मई से हमने जब भी निफ्टी को इस लेवल्स पर आते हुए देखा है तो वहां से हमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिली है। और ये जो शॉर्ट कवरिंग रैली आई है वो हमेशा 2 से 2.5% गेन के साथ आई है। तो अगर निफ्टी 24,450 लेवल को डिफेंड कर ले जाता है फिर हमें अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, जो कि निफ्टी को 25,000 लेवल तक पुश कर सकते हैं।
इसमें एक और चीज है देखने की, जो है एफआईआई की पोजीशनिंग, वो अभी 10% लेवल के नीचे ट्रेड कर रही है। तो अभी वहां से जो क्यूज मिल रहे हैं, तो हमें और नहीं लगता है कि वहां पे और फर्दर सेलिंग देखने को मिलेगा। तो अगर वहां से भी अगर हमें हल्की सी भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, तो एक ये अलग फैक्टर दूसरा फैक्टर हो सकता है जो कि हमारे इस व्यू को सपोर्ट करेगा। और यहाँ से फिर जो मोमेंटम है वो पुल बैक मूव के आते हुए दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि ऑलरेडी अपने जो की सपोर्ट लेवल्स है 55,000 उसके नीचे के मोमेंटम, पेरिश मोमेंटम के साथ ये ट्रेड कर रहा है। और ये अपने 50 डीएमए 20 डीएमए के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़े से बेरिश नजर आ रहे हैं बैंक निफ्टी में। और कल से ही यहाँ पे हमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, तो प्रोबेबली निफ्टी 55,000 तक के लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है। तो देन आफ्टर अगर कोई पुल बैक मूव आएगा, तो हमें लगता है कि वो जो पुल बैक मूव है 56,000 56,400 तक देखने को मिल सकता है। तो ये रणनीति है, लेकिन आज क्यों गिरा बाजार, जो अभी हम आपको दिखा रहे थे उस स्क्रीन पर वापस से लेकर आएंगे। 18 आवर स्वदेश पूरी कोशिश करता है कि जो इवेंट हैपनिंग हो रहे हैं उसके पीछे की पूरी वजह जो है आपको पता चले। ना सिर्फ बाजार की गिरावट हम बताते, लेकिन साथ साथ उसके पीछे की वजह भी। और साफ तौर से अगर आप इसे पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे, ट्रंप की तरफ से टैरिफ की धमकी और इसके अलावा एफआईएस की बिकवाली, रुपए में गिरावट का बढ़ना, नतीजे जो आ रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ द रिजल्ट सीजन ठीक है, लेकिन ताज़ा नंबर्स जो आए हैं कुछ खास बड़े अच्छे खासे नंबर्स आए नहीं हैं। लिस्ट बड़ी है लेकिन नंबर्स इतने अच्छे नहीं है, तो वहाँ से सपोर्ट नहीं। और दिग्गज शहरों में भी दम नहीं है। कुछ न्यूज़ फ्लोज हैं जिसका एक्शन है, इसके अलावा कोई न्यूज़ फ्लो भी नहीं है। सो ट्रिगर्स मिसिंग है जिसके चलते ये गिरावट है। तो गिरावट के पीछे की वजह इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेकिन लक्ष्मीकांत जी से अब जानते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स। हमारे अगले सेगमेंट क्लोजिंग ट्रेड्स का अब रुख करते हैं। जी लक्ष्मीकांत जी, यहाँ पर स्टॉक वाइज लार्जर कंट्रीब्यूशन कहीं से आ नहीं रहा है। बिकवाली जो है ये लगातार हावी हो रही है। ऐसे में स्टॉक वाइज कोई ट्रेडिंग आइडियाज है? क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपकी तरफ से? जी हाँ, जैसा कि अभी हमने बताया कि हमारे रेल में 24,450 एक अहम सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। और हमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली की उम्मीद दिखाई दे रही है मार्केट में। तो उसी के अनुसार जो ट्रेड्स है वो दोनों ही बाय साइड के हैं। सबसे पहला जो ट्रेड है वो भारतीय एयरटेल है। तो यहाँ पर हमें फॉलिंग वेज के ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं डेली के चार्ट्स पर। और ये जो ब्रेकआउट आया है ये अच्छे खासे बेस फॉर्मेशन के साथ देखने को मिल रहा है हमें। तो हमें लगता है कि जब तक भारतीय एयरटेल 18,875 जो उसका प्रीवियस स्विंग लो था, जब तक उसके ऊपर ट्रेड करेगा, तब तक हमें यहाँ पर बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। भारतीय एयरटेल में अपर साइड के जो टारगेट हमारे आते दिखाई दे रहे हैं, वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं 2030 के। 81,875 का स्टॉप लॉस रखना है, और जो अपसाइड के टारगेट है वो 2030 के हैं। दूसरा स्टॉक है डालमिया भारत। यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसने पिछली बार भी अपने 2200 2080 लेवल को रिटेस्ट किया था, और वहां से फिर से बाउंस बैक मूव हमें देखने को मिला था। ओवरऑल जो मोमेंटम है वो इसमें भी अपसाइड का ही दिखाई दे रहा है। अगर हम आरएसआई की बात करें, तो आरएसआई भी अपने 50 एसएमए लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल जो मोमेंटम है वो अपसाइड का है। तो यहाँ पर भी एक बाय साइड का रिकमेंडेशन है। इसमें जो हमारे टारगेट हैं वो हैं 2340 के, और जो स्टॉप लॉस है वो हमें 2175 का मेंटेन रखना है। 2175 का स्टॉप लॉस होगा डालमिया भारत के लिए। 2236 का भाव है। टारगेट आपने क्या बताया लक्ष्मीकांत जी आपने डालमिया भारत का? जी, हमारा टारगेट है 2340। ठीक है, ठीक है। तो ये डालमिया भारत और भारती एयरटेल दोनों भारत लगा है। अच्छे शेयर चुने आपने आज के दिन में। लेकिन चलिए एक और एक्सपर्ट को साथ में जोड़ लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल से रुचित जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुचित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं रुचित जी, और मार्केट की दशा दिशा देखकर आप कितने निराश हैं, ये भी बताइएगा। जी, वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो अभिषेक जी, मार्केट की पहले बात करें तो मोर और लेस हम पिछले कुछ दिनों से करेक्टिव फेज में ही है। सो आई थिंक अभी भी कोई ऐसे साइंस नहीं है कि हम एक अप ट्रेंड के रिजम्पशन ज्यादा जल्दी करेंगे। बट जैसे हिस्टोरिकल अगर डेटा देखते हैं तो ये 24,450 24,500 हिस्टोरिकली काफी अच्छा सपोर्ट रहा है, अगर आप अप्रैल मई की रैली के बाद देखें तो।
तो आई थिंक प्राइस वाइज डाउनसाइड शायद हम यहाँ से लिमिटेड देखेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी 25,600 से 24,600 तक आ चुके हैं। सो आई थिंक 1000 पॉइंट के करेक्शन के बाद में जब सपोर्ट आप 150-200 पॉइंट ही दूर है, तो यहाँ से प्राइस वाइज हम ज्यादा डाउन साइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन यस, एक टाइम वाइज करेक्शन जरूर मार्केट में रह सकता है, जहाँ पे कुछ समय के लिए मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा। आपको जब सपोर्ट एंड पे आएगा तो बाइंग दिखेगी, हायर लेवल्स पे पुल बैक मूव्स पे वापस सेलिंग प्रेशर दिखेंगी। सो आई थिंक क्रक्स मार्केट का ये अगस्त सीरीज जो रहेगी उसमें स्टॉक पिकिंग रहेगी, रादर देन कोई डायरेक्शन मूव इंडेक्स पे एक्सपेक्ट करना है। तो स्टॉक पिकिंग में 2 स्टॉक्स है जो हम खरीदारी की साइड हमने रेकमेंड कर रहे हैं। एक तो टीवीएस मोटर्स है, कि जहाँ पे हम कंसिस्टेंट हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अगर आप टू व्हीलर स्पेस स्पेसिफिकली देखेंगे पिछले दिनों से, चाहे टीवीएस हो, आइशिया मोटर्स हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग वहाँ पे है। तो हम तो सेक्टोरल मूव में ऑटो के टू व्हीलर स्पेस में अच्छी तेजी लग रही है, जिसमें टीवीएस ऑफ कोर्स बीइंग एन आउट परफॉर्मर आज प्रीवियस स्विंग है इसके भी ब्रेकआउट दिए, तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे 2910 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 3060 तक के टारगेट्स हम ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो दूसरा पिक मेरा रहेगा वो सीमेंस एनर्जी में रहेगा, जो एनरिन के नाम से लिस्टेड है। रिसेंटली इसकी लिस्टिंग हुई थी, एक कंसोलिडेशन हुआ, फिर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, आज हमने फिर से गैप के साथ में नंबर्स का लाए थे। नंबर्स के बाद में आज गैप अप के साथ में वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होते हुए देखा है। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस नियर टर्म में बरकरार रहेगा। तो यहाँ पे 3260 के नीचे स्टॉप लॉस रख के सीमेंस एनर्जीज यानी कि एनरिन जो है वहां पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। हम स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टॉक में 3500 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 3500 के सीमेंस के लिए स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 2960? जी अभिषेक जी, सीमेंस पे नहीं है, सीमेंस एनर्जी जो एनरिन के नाम से लिस्टेड है, जो रिसेंटली जो डीमर्ज हुआ था सीमेंस एनर्जी। अच्छा, सीमेंस एनर्जी या जो उसको फिलहाल 3340 का भाव चल रहा है, तो उस पे 3260 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 3500 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। आप एनएससी कोड देखें तो ENRIN एनरिन के नाम से लिस्टेड है। एनरिन के नाम से, अच्छा ठीक है ठीक है। मैंने भी कहा कि नहीं प्राइस थोड़ा सा अलग रहा है। सीमेंस एनर्जी लेके आइए, करेक्ट, सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड, ये 3500 के टारगेट, 3260 के स्टॉप लॉस। और जो आपने जो पहला शेयर रुचि जी बताया, मुझे ना थोड़ा सा उसमें स्टॉप लॉस डीप लग रहा है। एक बार जरा फिर से रिपीट करेंगे, या मैंने ये गलत सुन लिया क्या? ऐसा है क्या? नहीं, टीवीएस मोटर्स में 2910 का स्टॉप लॉस रिकमेंड किया है। अभी 2970 के आसपास चल रहा है, तो 2910 के स्टॉप लॉस टीवीएस मोटर्स में रिकमेंडेड है। टारगेट आपने क्या बताया फिर उसका? 3060 या 3005? नहीं, 3060 से 3080 तक का टारगेट रेंज हम स्टॉक में कर रहे हैं। ठीक है, 3060 से 3080, ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। हाँ, ये इसको आप रिवाइज कर लीजिए, टारगेट है टीवीएस मोटर का। और ये सीमेंस एनर्जी कर ये व्यू हो गया। इस बीच एक खबर आ रही है कि वायुसेना नौसेना ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़े ऑर्डर देंगे। ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए बड़े ऑर्डर देंगे। तो ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये शायद कुछ स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं। और डिफेंस वाले शेयर हम देख रहे हैं कि हल्की हल्की सी तेजी आपको, एशियल में तो तेजी है, बीएल थोड़ा सा नरम है, कोई ज़्यादा कुछ खास एक्शन नहीं है। चलिए काम करते हैं, सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई है बिग एक्शन स्टॉक्स लेकर, तो सीधे उधर चलते हैं। जी हाँ, ढेर सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। आइए शुरुआत करते हैं इंडसइंड बैंक से, क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने अपनी लीडरशिप पोजीशन जो है बरकरार रखी है बैंकिंग स्पेस में। लगभग 2% की फिलहाल तेजी है और वजह साफ है कि अब राजीव आनंद जो हैं अब कार्यभार संभालते हुए नजर आएंगे। एमडी और सीईओ हुए हैं वो इंडसइंड बैंक के लिए। एक पॉजिटिव खबर, कई समय के बाद जो है एक टॉप बॉस मिला है इंडसइंड बैंक को और उसको लेकर इन्वेस्टर्स भी खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पेटीएम, यहाँ पर जो है यही बताया जा रहा था कि अलीबाबा जो है अपना स्टेक बेचेंगे और इसके पहले जो है हमने ब्लॉक डील भी होते हुए देखी। लगभग 3% की इक्विटीज़ ने हैंड्स चेंज किए। इस ब्लॉक डील के बाद हमने देखा थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर है इस पर्टिकुलर काउंटर में, पर इसके साथ साथ ये भी बता दें कि अलीबाबा
अलावा एंटिटी का लगभग 6% पूरी हिस्सेदारी थी जिसको बेचने की बातें हो रही थी। फिलहाल जो आंकड़ा सामने आया है ब्लॉक डील के चलते वो 2.9% ही है। तो आज शाम में ये बात साफ होगी कि किसने बेचा है और साथ ही साथ क्या यहाँ पे कोई ओपन मार्केट ट्रांजैक्शंस भी हुए हैं या नहीं। इसी के साथ अब भारतीय एयरटेल पे नजर डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है नतीजों से पहले हम एक डिसेंट मूव देख रहे हैं। स्टॉक एक आउट परफॉर्मर कई समय से रहा है, पर नतीजों से पहले भी लगभग 1% की इसमें तेजी है। इस बार आरपू सबसे इंपॉर्टेंट होगा देखना, जहां पर हम तिमाही दर तिमाही 1.5% की बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि थोड़ी सी जंप जो है वो आय में भी रह सकता है, पर मुनाफे में लगभग 20% की बढ़त की हमारी उम्मीद है एडजस्टेड मुनाफे की बात करें। इसी के साथ साथ ट्रेंड ये काउंटर काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स दिखा रहा है। देखिए नतीजे कल आएंगे, हालांकि जो अपडेट्स आए थे उसको लेकर कुछ बहुत उत्साह नहीं देखने को मिला, पर आप मूव देखिए स्टॉक का, क्योंकि पिछले 3 दिनों में स्टॉक एक अच्छी चाल दिखा रहा है। फ्राइडे को आपको याद होगा स्टॉक में 3-4% की तेजी थी, कल मंडे को भी एक अच्छा मूव था और आज ऐसे बाजार में भी स्टॉक जो है वो अच्छे मूव्स दिखा रहा है। इसीलिए नतीजों से पहले ट्रेंड में एक अच्छा मूव हम देख रहे हैं। साथ ही साथ कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं। सेक्टर्स में ऑटोज़, जैसा कि हम कई समय से हाईलाइट कर रहे हैं, हीरो, बजाज, टीवीएस, ये सब बजिंग है, पर ओवरऑल सेक्टर में काफ़ी जान है, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल लैगार्ड्स जैसे कि मारुति सुजुकी वो भी अब बस करते हुए नजर आ रहे हैं। पर इसी के विपरीत आज फार्मा की सेहत जो है थोड़ी सी दुरुस्त नहीं है। वहाँ पर हम देख रहे हैं लुपिन, ऑरोबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क, ग्रैन्यूल्स, ये सभी काउंटर में प्रेशर है और ओवरऑल इंडेक्स में भी आप देखेंगे तो लगभग 1% की गिरावट है। तो ये थे वो तमाम काउंटर्स और सेक्टर्स जहाँ पर हम बिग एक्शन देख रहे हैं। बाद सृष्टि, बिग एक्शन स्टॉक्स पे जो है हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। पेटीएम का चार्ट एक बार लेके आते हैं। 3% इक्विटी एक्सचेंज हैंड्स हुए हैं। एक्सपेक्टेड था कि ज़्यादा और भारी गिरावट देखने मिलेगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा गिरावट नहीं देखने मिला है। स्टॉक लगभग 2.5% डाउन है। यहाँ पे ऑफकोर्स अब्जॉर्प्शन भी आ रही है, जहाँ तक हमारी बातचीत हो रही है इंडस्ट्री में, कि म्यूचुअल फंड्स ने जो है कुछ पोजीशंस लिए हैं, जहाँ पे जो सेलिंग थी एंडफिन यानी कि अलीबाबा की एंटिटी की तरफ से हुई थी। अब शाम को आपको पता भी चल जाएगा कि कौन से वो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स थे जिन्होंने जो है अब्जॉर्प्शन दिया है। लक्ष्मीकांत जी, एक बार पेटीएम का चार्ट्स पे नज़र डालते हैं। पोजिशनली देखिए, इंट्राडे बेसिस पे या 2-3 दिन के हिसाब से ना देखें, पोजिशनली किस तरह पेटीएम लग रहा है? एक अलग राउंड ऑफ रैली के लिए क्या अभी भी चार्ट्स में स्ट्रेंथ आपको दिख रहा है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, जो चाइनीज़ इन्वेस्टर जब हटेगा तो बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स जो है सुनने में आया है कि आ सकते हैं पेटीएम की तरफ से। ज़रा बताएंगे लक्ष्मीकांत जी, किस तरह लॉन्ग टर्म बेसिस पे, मंथली चार्ट्स ही देख लीजिए, बताइए क्या है पेटीएम का इंपॉर्टेंट लेवल्स? देखिए 1130 के टॉप के बाद यहाँ पे एक साइडवेज करेक्टिव मूव स्टार्ट हुआ है। पिछले 3 दिनों से तो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है अभी भी अपसाइड का है। अभी भी स्टॉक अपने 20 डीएमए और सारे की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे यहाँ पर एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो ब्रेकआउट है वो 1110 के ऊपर आने की उम्मीद है। उसके ऊपर अगर ब्रेक थ्रू मिलेगा तो डेफिनेटली इसमें एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है, जो कि इस स्टॉक को फिर 1180 से लेकर 1220 के लेवल तक पुश करेगा। मुझे लगता है कि 1020 1030 जहां पर इसको 20 डीएमए लेवल्स हैं, वहां पर बाइंग किया जा सकता है। और अगर हमें वहां से अगर पुल बैक मूव देखने को मिलता है और देन आफ्टर अगर ये 1110 के ऊपर एक ब्रेक थ्रू देगा तो हमें अच्छी खासी अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है पेटीएम में। अच्छी अप मूव देखने मिल सकती है। पिछले 3 महीने में 22% का रिटर्न्स भी पेटीएम ने दिया है शेयर होल्डर्स को, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। रुचित, एक बार मैक्स हेल्थ केयर पे नज़र डालते हैं। इस सेक्टर जो है यहाँ पे देखें तो इस स्टॉक में जो है ऑफकोर्स टेक्निकल कॉल्स भी बहुत सारे आ रहे हैं खरीदारी के, और यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ऐसी बाजार में भी देखिए 1260 लेवल्स के ऊपर, ऑलमोस्ट 1270 पे 1.5% ऊपर है स्टॉक। मैक्स हेल्थ पे आपकी क्या राय रहेगी? अच्छे बाई सिग्नल्स देखने मिल रहे हैं 3-4 टेक्निकल इंडिकेटर्स के हिसाब से, लेकिन आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, बताएं रुचित। थोड़ा हिस्टोरिकल चार्ट स्ट्रक्चर्स अगर देखेंगे तो 1200-1220 काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहा है ये स्टॉक के लिए। इनिशियली नो स्टॉक जून महीने तक जब भी ये 1200 के आसपास आता तो वहां पे रेजिस्टेंस लेता था, लेकिन जब हमने स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट जून के एंड में देखा तो उसके बाद फॉलो बाइंग काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुई, और अब जब करेक्शंस आ रहे हैं तो वही जो 1200 पहले रेजिस्टेंस बनता था वो अब सपोर्ट बन रहा है। सो आई थिंक एक क्लासिक नो टेक्निकल एनालिसिस में जिसको हम रोल रिवर्सल कहते हैं कि एक बार कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है फिर वो सपोर्ट बन जाता है, क्योंकि नो वहाँ पे अच्छी डिमांड जोन बन जाती है। सो आई थिंक ये स्टॉक को मोर थोड़ा पोजिशनल बेसिस पे देखना चाहिए।
एक अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ ये स्टॉक ने पिछले एक महीने के फॉलिंग मार्केट में भी दिखाई है, और जब तक 1200 के लेवल्स इंटैक्ट है, आई थिंक ब्रॉडर ट्रेंड स्टॉक का काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। यहाँ पे भी स्ट्रेंथ जो है नज़र आ रही है मैक्स हेल्थ के तरफ से। धन्यवाद रुचित, आपके ने अहम कॉल दिया मैक्स हेल्थ के ऊपर। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, और कहाँ पे कमाई के मौके आते हैं वो भी हम आपको ढूंढ के लेके आएंगे। एसोसिएशन विद एसबीआई, बेस्ट है सबको पता है। मुझसे नहीं हो गया। उनको देख रहे हो? क्या संगीत तक ये स्टेप सीख पाएंगे? ये खूबसूरत चिंता आप करिए। शादी के पर्सनल लोन की चिंता हम संभाल लेंगे। With EMI starting at 94 rupees per day and tenure up to 7 years. ये इकोटेक प्लाई है, 10 साल की वारंटी के साथ आता है। इसका तो काम सही है, दाम भी। इकोटेक फ्रॉम ग्रीन प्लाई, 10 पॉइंट क्वालिटी चेक, 10 साल की वारंटी। In today's world, businesses navigate invisible systems. Markets shift like shadows. Uncertainty coded into every move. This isn't a glitch, it's the new normal. But a few, they see the code. They know agility isn't a strategy. It's survival. Ambition isn't ego, it's fuel. Ascent isn't linear, it's exponential. They don't wait for certainty. They move through chaos. They become the disruptors. IDFC First Bank presents ET Now Leaders of Tomorrow, Season 13. Presented by IDFC First Bank, always you first. क्या आपको पता है VIPshadi.com पे पहला कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है? क्या आपको यह भी पता है कि यहां मैच मेकिंग होगी 5 गुना ज्यादा सक्सेसफुल? रजिस्टर नाउ। Adani presents Times Now Amazing Indians Awards 2025. सर इन्हें क्रिप्टो करके लाइफ सेट करनी है, पर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस चाहिए? हाँ सर। डिफ्यूज द बॉम्ब, द बेस्ट। डर लग रहा है? नहीं आता था, हलवाई है। इन्होंने सीखा है इसलिए ये कॉन्फिडेंट है। अगर आपको क्रिप्टो में कॉन्फिडेंस चाहिए तो क्रिप्टो सीखना होगा। क्रिप्टो कोच CoinDCX, लर्न करो, क्रिप्टो करो। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky transactions. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 24,600 के लेवल्स के इर्द गिर्द घूमता हुआ निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स, और आज का पूरा दिन कमजोरी की भेंट चढ़ता हुआ बाजार। दिन की शुरुआत में संभलने की कोशिश, लेकिन उसके बाद नाकामयाबी, और इस वक्त अगर आप देखें ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पर कामकाज। बैंक निफ्टी पर भी एक नज़र होनी चाहिए। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स भी देखना चाहिए। क्या इंडिया विक्स में भी स्पाइक अप्स हैं? एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एडवांसेस का पलड़ा भारी है या फिर डिक्लाइंस का पलड़ा भारी है? फेयर इंडिकेटर अब भी 1.5% की गिरावट के पास, तो वहाँ से कोई कंसर्न्स नहीं है। लेकिन हाँ, मार्केट का टेक्सचर ग्लोबल फ्रंट से जो वॉलेटाइल न्यूज़ आ रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट है जो कि इस वक्त नज़र आ रहा है। हमारी पैनल पर लक्ष्मीकांत जी और रुचित जी तो है ही, लेकिन फंडामेंटल एक्सपर्ट रोहन मेहता भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए बाजार को फंडामेंटल लेंस से रोहन से समझते हैं। गुड आफ्टरनून रोहन, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। एट दिस पॉइंट इन टाइम जहां हम बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अपने ड्रामेटिक मूव शुरू किए, और उसका असर हम सोच भी रहे थे कि नी जॉक रिएक्शन दिखेगा, लेकिन ये थोड़ा और ज़्यादा बढ़ता हुआ, और आज का पूरा सत्र इसी तरह से हम देख रहे हैं कमज़ोरी की यहाँ पर शिकार बनता हुआ। कैसे देख रहे हैं मार्केट को आप? ऑफकोर्स आपका व्यू फंडामेंटल होगा, लेकिन ओवरऑल टेक्सचर यहाँ से कितना लगता है कि ये टैरिफ इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हावी होते दिखेंगे? हम बहुत ऐसे एक नाजुक मोड़ पे मार्केट, जहाँ पे इंटरनेशनल प्रेशर्स है पर डोमेस्टिक हम अच्छा कर रहे हैं या तो ठीक कर रहे हैं।
सो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स काउंटर्स विल बी डूइंग गुड जिसमें नंबर सरप्राइजेस आ रहे हैं, पर एक टोटल स्ट्रक्चर तेजी की रैली जो हमने देखी थी 2-3 साल में वो फिर से आएगी, वो हम डाउट कर रहे हैं। दूसरा, मनी मेकिंग इज गोइंग टू बी हार्ड, इतना इजी नहीं रहेगा, तो ये टाइम बहुत बड़ा होगा पेशेंस टेस्टिंग का, बिकॉज हम सबको एक आदत हो गई है अच्छा रिटर्न्स देखने की, अच्छा टाइम में वी शेप इन रिकवरीज देखने की। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि टाइम वाइज करेक्शन इज मच नीडेड, और इंडिया अच्छा करेगा तब तक मार्केट में हमको बहुत प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, पर इंडिया थोड़ा भी वीक करेगा देन वी विल कैन गो वेरी वेरी नेगेटिव। सो कॉशियसली बुलिश ऑन मार्केट्स, पर ओवरऑल आई थिंक सो स्टिल द डोमेस्टिक स्टोरी इज वेरी ऑन। चलिए, डोमेस्टिक स्टोरी इज ऑन, और हाँ, भारत ने दमखम दिखाया भी है, विपरीत मूव्स भी हमने दिखाए हैं। जब विदेशी बाजार से संकेत हमारे हक में ना हो तब भी अच्छी तेजी की दौड़ हमने लगाई है, और इसीलिए हम कहते रहते हैं कि अंडरटोन ऑफ द मार्केट इज स्टिल बुलिश। लंबी अवधि के लिए भारतीय बाजार पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए, और गिरावट जो है इसे खरीदारी का मौका मानकर चलना चाहिए। रोहन, इस गिरावट में अगर खरीदारी का मौका ढूंढना है तो कौन से प्लेयर्स हैं, या फिर आपकी राय होगी कि इस वक्त मार्केट को वॉच लिस्ट में ही रखना चाहिए, बिकॉज यहाँ से आगे किस खबर का असर किस तरह पड़ेगा ये नहीं पता, या फिर इस गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स जहाँ पे वी आर सीइंग कि जहाँ पे नंबर्स बहुत शॉकिंग अच्छे आ रहे हैं, तो वो एक सेक्टर स्पेसिफिक से ज्यादा हमको लग रहा है कि इट हैज बीन मोर एज अ स्टॉक स्पेसिफिक थिंग विच इज गोइंग ऑन। सो आई थिंक सो स्टिल हेल्थ केयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, नॉट फार्मा, प्योरली एन हेल्थ केयर मूव। दूसरी जगह पे एग्रोकेमिकल हैज बीन डिसेंट और फाइनेंशियल हैज बीन स्टिल डिसेंट। सो ये 3 जगह पे हमारी रुचि ज्यादा है, पर ओवरऑल बाकी के सेक्टर में ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा तेजी की जगह मिल रही है। ठीक है, मार्केट को लेकर ये व्यू। लेकिन देखिए, बाजार की अगर सेहत को यहाँ से दुरुस्त होना है ना, तो अल्टीमेटली कंपनियों को मजबूत होना पड़ेगा। अर्निंग्स अगर अच्छे आएंगे, अब ठीक है, ये क्वार्टर मान लीजिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि फर्स्ट हाफ थोड़ा ढीला था, सेकेंड हाफ में थोड़ी पिकअप करने की कोशिश हुई, लेकिन आगे वो विजिबिलिटी चाहिए कि कंपनीज के पास वो स्ट्रेंथ है अर्निंग की। आज की बात करें तो अभी ब्रिटानिया के नंबर्स आएंगे, कल हम देखेंगे कि ट्रेंड के नतीजे आएंगे। ट्रेंड नतीजों से पहले चलता हुआ दिख रहा है। अगर 3 सत्र की बात करें, करीब 5-6% के आसपास की तेजी ट्रेंड में हो गई है। लेकिन उम्मीदें क्या हैं, क्योंकि कंजम्पशन वाली थीम को लेकर हमारे एक्सपर्ट्स काफ़ी ज़्यादा बुलिश थे। अब अगर हम बजट के बाद से ही बात करें तो जरा ब्रिटानिया के नंबर को समझते हैं कि किस तरह की उम्मीदें हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्नेही जुड़ गई हैं। स्नेही, बताइए, ब्रिटानिया क्या उम्मीद करें इस कंपनी से, कैसे नतीजे आएंगे इसके? जी हाँ, बिल्कुल। अगर ब्रिटानिया के Q1 नंबर्स के बारे में बात करें तो अच्छे क्वार्टर की उम्मीद है Q1 के लिए। कंसोलिडेटेड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर रेवेन्यू के बारे में बात करें तो ये आंकड़ा हम देख रहे हैं 4,610 करोड़ पर, लगभग 8.5% का अपटिक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एबिटा के बारे में बात करें तो 815 करोड़ पर इस नंबर की उम्मीद है। 8% ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 570 करोड़ की उम्मीद है यहाँ पर, 12.5% का ग्रोथ, काफ़ी हेल्दी ग्रोथ हम नेट प्रॉफिट में देखने की उम्मीद रख रहे हैं। और एबिटा मार्जिन्स एब्सोल्युटली फ्लैट रहेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 17.7% पर। अब की एक्सपेक्टेशंस हमारे ये है कि वॉल्यूम ग्रोथ 3 से 4% के बीच में रहेगा, और उनका वैल्यू ग्रोथ है जो प्राइसिंग ग्रोथ वो 6% के आसपास रहना चाहिए। जो हमने पाम ऑयल ड्यूटी कट देखा है गवर्नमेंट के द्वारा, जो पहले 20% था और अब 10% पर आ चुका है, और हमने पाम ऑयल के प्राइसेस में भी कुछ सॉफ्ट देखा है, कुछ कट्स देखे वहाँ पर। तो इन सारे फैक्टर्स पर इस क्वार्टर में हम अच्छा परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अब जब नंबर्स आ जाएंगे आज, तो इम्पोर्टेंट क्या रहेगा देखने के लिए, डिमांड आउटलुक क्या है, मैनेजमेंट की कमेंट्री रॉ मटेरियल प्राइसिंग पर क्या है, उन्होंने क्या प्राइसिंग एक्शन लिया है या फिर क्या प्राइसिंग एक्शन लेने की उम्मीद रखते हैं, एड एक्सपेंसेस पर उन्होंने कितना खर्चा किया है, और रूरल और अर्बन डिमांड की कमेंट्री मैनेजमेंट के द्वारा ये सुनने की बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जी हाँ, सभी नजरें हैं ब्रिटानिया के Q1 नंबर्स पर। ऑल इन ऑल हम एक अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे क्वार्टर की उम्मीदें हैं ब्रिटानिया से। हालांकि नतीजों से पहले हम देख रहे हैं कि करीब 3.25% के आसपास की गिरावट है। वॉल्यूम ग्रोथ, डिमांड आउटलुक यहाँ से किस तरह का होता है उस पर नजर रहेगी। लेकिन इस बीच एमटार टेक के नंबर आ गए हैं। 3-4 साल पुरानी ये कंपनी है, लिस्टिंग इसकी हुई थी, हमने देखी थी 3 साल पहले करीब, और ये डिफेंस रिलेटेड ये कंपनी है। इसरो के साथ मिलकर काम करती है, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसरो के जो पूर्व अधिकारी थे
सारे इसमें भी हम देखते हैं बड़े पदों पर काम करते हैं। नंबर्स इसके अच्छे आए हैं और 128 करोड़ से बढ़कर आय की बात करें तो 157 करोड़ रुपए पर आय पहुंच गई है। मुनाफे की बात करें 4.5 करोड़ से बढ़कर करीब करीब 11 करोड़ रुपए पर इसकी आय पहुंचती हुई दिख रही है। एम्टायर टेक की शेयर ही 10% ऊपर, हालांकि छोटी साइज की कंपनी है, 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, लेकिन हमने शेयर को करीब करीब देखा था 2700-2800 रुपए तक जाते हुए और वहां से प्रॉफिट टेकिंग आई और आज की तेजी इसमें बड़ी है। अचानक से जो ही नतीजे आए हैं एक बड़ा स्पाइक हमने शेयर में देखा है, लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने या फिर ईयर टू डेट रिटर्न देखेंगे तो आपको या तो फ्लैट दिखाई देगा या फिर नेगेटिव ये शेयर दिखाई देगा। फंडामेंटली ठीक है, प्रोमोटर वगैरह इसके अच्छे हैं। एक जरा इस पर व्यू लेते हैं। रोहन जी, एम्टायर टेक काफी टाइम से इस पर हमने कोई खास चर्चा की नहीं थी, थोड़ी छोटी साइज भी है, आप जरा बताएंगे एम्टायर टेक के बारे में और ये नतीजे देख के आप क्या सलाह देंगे दर्शकों को? एक तो पहले ये प्राइस से भी इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ट्रेलिंग एट 100 टाइम्स वैल्यूएशन, जहाँ पे हमने तकरीबन 50% से ज़्यादा करेक्शन देख लिया। और नंबर्स जो आए हैं वो ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर आए हैं, वाई भी बेटर नंबर आए हैं, पर अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि दैट इज बीन प्योरली अ वैल्यू क्रिएशन के यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस है। दूसरा जो भी स्टोरी है वो बहुत लेवल पे डिस्काउंट हो गई है, पर एक कॉमेंट्री प्रेजेंटेशन कॉन कॉल सुनना पड़ेगा कि व्हाट इज न्यू, कि ये नंबर कैसे सस्टेन रहेंगे। तो एज ऑफ नाउ स्टिल इट इज नॉट अ बाय रिकमेंडेशन, पर एक दिन लगेगा हमको टू कम आउट टू अ डिसीजन। ठीक है, एम्टायर टेक को अवॉइड कीजिए। वाकई काफ़ी ज़्यादा इसका अगर हम पी अगर देखें तो काफ़ी हाई है, 100 टाइम्स के आसपास का है वो। 11% ऊपर ज़रूर है, लेकिन अभी भी काफ़ी महंगा ये शेयर है। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, अगर हम कंजम्पशन वाले अगर थीम की बात करें तो ब्रिटानिया के तो बता रहे हैं कि ये ठीक ठाक नंबर की उम्मीद है। आज हम देख रहे हैं कि टाइटन में तेज़ी है, टाइटन के भी नंबर इसी हफ्ते आने वाले हैं। ट्रेंट की बात करें, ट्रेंट के नतीजे कल आ जाएंगे, तो थोड़ी बाइंग हो रही है। इसके अलावा पीडीलाइट में तेज़ी हो रही है। कोई शेयर है जहां पर थोड़ा मान लीजिए किसी को लंबा व्यू लेना हो, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, या फिर इस सीरीज तक रखना हो, कोई कन्विक्शन वाला शेयर आपका? टाइटन के स्टॉक पे नजर बना के रख सकते हैं। अभी यहाँ पर आरएसआई में पॉजिटिव क्रॉसओवर है, एमएसीटी पॉजिटिव क्रॉसओवर देने वाला है, तो एक शॉर्ट टर्म शायद कुछ दिक्कत है तकनीकी, बात करेंगे फिर से लक्ष्मीकांत जी से। लेकिन इस बीच बर्जर पेंट के नतीजे आ गए हैं और मुनाफा इसका घटा है, 354 करोड़ रुपए से घटकर 315 करोड़ रुपए ईयर ऑन ईयर की ये फिगर है। आय 3091 करोड़ से बढ़कर 3200 करोड़ रुपए की आई है। और हम देखते हैं कि पेंट कंपनीज के लिए जो Q1 होता है, यानी कि अप्रैल मई जून की जो तिमाही होती है, थोड़ी सी वो कमज़ोर होती है और ये थोड़े मिक्स सेट ऑफ नंबर से शेयर में हम देख रहे हैं कि आधे % के आसपास की गिरावट पर कारोबार हो रहा है। देखना होगा कि मार्जिन, वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह इस पैरामीटर पर कंपनी कैसे करती है। मार्जिन भी शायद थोड़ा सा डिप हुआ है, 17% के आसपास के मार्जिन थे, शायद 16.5% के आसपास के मार्जिन रिपोर्ट की है बर्जर पेंट्स ने। बर्जर पेंट्स को लेकर रोहन जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे, क्या करना चाहिए नतीजों के बाद, और किसी के पास अगर है पोजीशन तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगा के रखे? तो नहीं बता पाऊंगा, पर मैं एक चीज बता पाऊंगा कि बर्जर पेंट ने हमने देखा है कि स्पेसिफिकली फ्रॉम द टाइम ऑफ 2021, जहां से बहुत स्टोरी बड़ी हुई कि जैसे पेंट इंडस्ट्री कहाँ पे सेकंड लीडर की बात हो रही थी, एंड देन वी हैव सीन अ कंसिस्टेंटली नंबर्स लगी, शायद थोड़ा वैल्यूएशन भी था। अभी भी हमको नहीं लग रहा है कि बर्जर पेंट कुड बी अ पोर्टफोलियो टॉप 20 इन योर पोर्टफोलियो। एशियन पेंट्स भी नहीं, तो पूरी पेंट इंडस्ट्री कंसोलिडेशन प्लस कॉम्पिटिटिव एज पे जा रही है, तो इट्स अ नेगेटिव फ्रॉम आवर साइड। फंडामेंटल टेक हो गया। वैसे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मैं रुचि जी से सवाल लेना चाह रहा था, लेकिन रोहन जी ने इस पर अपना जवाब तो दे दिया है। लेकिन रुचि जी, आप जरा टेक्निकल्स चेक करके बताइए, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं, और आप बता दीजिए स्टॉप लॉस क्या लगाएं इसमें। तो अभिषेक जी, शॉर्ट टर्म ट्रेंड स्टॉक का एकदम साइडवेज है। अगर आप पिछले 10 दिनों से देखिए तो स्टॉक एक रेंज में रहा है, जहाँ पे 550 का एक सपोर्ट बना रहा है और ऊपर 580 के आसपास रेजिस्टेंस बना है। तो जब तक ये इधर साइड ब्रेकआउट नहीं आता तब तक कोई डायरेक्शन मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। तो अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो उनके लिए 550 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी।
ठीक है, 550 रुपये आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए बर्जर पेंट में। मुनाफे के फ्रंट पर कमज़ोर इसके नतीजे रहे हैं बर्जर पेंट्स के। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और शेयरों पर बातचीत करेंगे और जो नतीजे आने वाले हैं। हीरो मोटो के भी नंबर आने वाले हैं 8 अगस्त को, यानी कि इसी हफ्ते आ जाएंगे और ट्रेंच के नतीजों पर भी नज़र रहने वाली है। हीरो मोटो के भी नंबर कल ही आने वाले हैं, हीरो मोटो और बजाज ऑटो के भी नंबर आएंगे, तो समझेंगे कि कैसे क्या उम्मीदें हैं और आपकी रणनीति नतीजों से पहले क्या होनी चाहिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस वक्त कैस्ट्रॉल के नंबर्स आ रहे हैं और ब्रेकिंग कंपनी के रेवेन्यू के फिगर्स जो है सालाना आधार पर बढ़त है 1398 करोड़ से बढ़कर 1497 करोड़ पर कंपनी के रेवेन्यूज आते हुए दिखे हैं। इसके अलावा मुनाफे और मार्जिन्स के आंकड़े पर भी फोकस है। मुनाफा भी कंपनी का बड़ा है, ये 244 करोड़ पर आया है 232 करोड़ से। कैस्ट्रॉल Q2 के नंबर्स ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट बेहतर है और उसी का असर है जो कि इस वक्त आप स्टॉक प्राइस पर भी देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी के साथ इस वक्त कैस्ट्रॉल में मजबूती का रुझान, 222 के स्तर पर यह स्टॉक ट्रेंड करता हुआ। नतीजों से ठीक पहले भी एक मोमेंटम था जरूर, लेकिन नंबर्स के ठीक साथ साथ हम देख रहे हैं अच्छी खासी मजबूती के बीच इस स्टॉक में 1.5% की तेजी, वो भी इस कमजोर मार्केट में नजर आ रही है। तो रेवेन्यूज के फ्रंट पर और साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर 3.5 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया है कंपनी ने। तो डिविडेंड अनाउंसमेंट के चलते भी फोकस में, प्रॉफिट फिगर्स भी पॉजिटिव और रेवेन्यू के फ्रंट पर भी बढ़त देखने को मिली है। तो इसके चलते स्टॉक में एक मूव पॉजिटिव आता हुआ, इस पर आगे विस्तार से बातचीत भी करेंगे। इनफैक्ट हमारे एक्सपर्ट से एक राय ले ही लेते हैं। रुचित, कैस्ट्रॉल इंडिया 222 के लेवल्स हम देख रहे हैं, 1.5% की तेजी ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स हैं, रिजल्ट बैक्ड एक्शन है जिसका असर इस वक्त है। लक्ष्मीकांत जी, आपसे राय जानना चाहूंगी, कैस्ट्रॉल इंडिया हरे निशान के साथ इस वक्त ट्रेंड करता हुआ। यहाँ पे भी हल्के से रिकवरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं कैस्ट्रॉल इंडिया में। तो एक शॉर्ट टर्म पुलबैक का एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है करंट लेवल से। जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 215 216 के आसपास आ रहा है, तो एक हल्का सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। यहाँ से स्टॉक 232 तक के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। तो अगर 215 216 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड किया जाए तो हमें आने वाले समय में 232 के लेवल्स कैस्ट्रॉल इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। इसका आंकड़े भी हमारे सामने हैं, 23.1% से मार्जिन बढ़कर 23.4%, यानी कि हल्की सी बढ़त, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर भी इजाफा है। 230 के आगे 250 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड। कैस्ट्रॉल इंडिया अच्छे नंबर्स और उसका एक्शन। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और डेरिवेटिव मार्केट में वक्त कैसा एक्शन है, कहां पर मजबूती है, कौन सी कॉल्स हैं जहां पर एक्टिव बाइंग हो रही है, क्या कोई कॉल्स है जहां एक्टिव बाइंग हो रही है। पुलकित से जान लेते हैं। पुलकित, गुड आफ्टरनून। देखिए, बाजार एब्सोल्युटली रेंज बाउंड क्या डाउन साइड एक्शन है, किस तरह के सेंटिमेंट से इस वक्त डेवलप हो रहे हैं? बिकॉज एज वी सी बेंचमार्क्स हो चाहे ब्रॉडर मार्केट्स हो, हर तरफ गिरावट है। जी मानसी जी, थोड़ी सी खुशी की बात मैं बताऊंगा, वो डेटा के साथ बताऊंगा। तो ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ नकारात्मक है, छोटी सी कुछ चीजें सकारात्मक भी हैं। तो वो डेटा से समझते हैं हम लोग। अगर इंडिया विक्स की बात करें तो वही कंफर्टेबल है 11.86, कोई बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है। पुट कॉल रेशो की बात की जाए तो ये भी ना ओवरसोल्ड है ना ही ओवरबॉट है, 0.67 का वैल्यू है, तो ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं जो खुशी की बात है, मोस्ट एक्टिव पुट जो कि है 24,600 की, लास्ट 1 घंटे में यहाँ पे पुट राइटिंग देखी जा रही है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। और हमने देखा भी है काफी दिनों से जो 24,500 और 24,600 की रेंज है, यहाँ पे एक मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से 24,500 के लेवल को बचा लिया जाए। तो जो 24,500 से 24,600 की एक रेंज है, ये थोड़ा सा एक सपोर्ट की तरह काम कर सकती है और आज भी हम वही देख रहे हैं। वहीं पे जैसे मार्केट पहुंचता है छोटा मोटा एक बाउंस आ जाता है। मोस्ट एक्टिव कॉल की बात करें तो 24,700 के ऊपर मोस्ट एक्टिवनेस देखी गई है कॉल में। लेकिन यहाँ पे छोटी सी जो गौर करने वाली बात है, मार्केट वहाँ निकला नहीं है, लेकिन इसके बाद भी पिछले 1 घंटे में वहाँ पे कॉल की शॉर्ट कवरिंग हो रही है। लोग वहाँ से अपनी जो कॉल राइटिंग की पोजीशन है उसको कवर कर रहे हैं। तो हो सकता है मार्केट आज के लिए 24,500 से 24,600 की रेंज को ना तोड़े और इसके ऊपर ही बना रहे।
हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट की बात कर ली जाए तो 24,700 और 25,000 के पास में है। वहीं हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो ये 24,600 के ऊपर बना हुआ है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का पीसीआर भी 0.78 की रेंज में ही है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट और पुट ओपन इंटरेस्ट दोनों ही तरफ 57,000 की स्ट्राइक प्राइस पे बना हुआ है। जो मार्केट है, आज शाम को एयरटेल के नतीजे भी आएंगे। कल एमपीसी कमेटी के जो माइन्यूट्स आते हैं, माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग, वो भी आएंगे और उसके बाद हो सकता है कि मार्केट उन कुछ न्यूज़ के बल पे एक तरफ का डायरेक्शन ले। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट लेवल्स पे जो है नज़र ज़रूर रहने वाली है। और पुलकित एक बहुत खास रिसर्च भी थोड़ी देर में लेके आने वाले हैं, जहाँ पे उन्होंने कहा कुछ पॉजिटिव ज़रूर हो सकता है इस हफ्ते के अंत में, लेकिन क्या रहेगा वो थोड़ी सी जो है सस्पेंस ज़रूर रहेगी। लेकिन एक जगह सस्पेंस नहीं है, वो है हमारे ऑप्शंस के चैंपियन की तरफ। यहाँ पे अब चलते हैं। तो ऑप्शंस के चैंपियन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं तेजस शाह, जेएम फाइनेंशियल के। गुड आफ्टरनून तेजस, बताएं आपके ऑप्शन के कौन से रहेंगे पिक्स? हाँ, गुड आफ्टरनून आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सो आज का मैंने जो ऑप्शन के चैंपियन के लिए ट्रेड चुना है वो है टीवीएस मोटर लिमिटेड। स्टॉक क्लियरली एक आउट परफॉर्मर रहा है और आज उसने मल्टी ईयर हाई हिट किया है। और अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी स्ट्रांग है। पिछले 4 दिनों से भी एक अच्छी खासी रैली देखी हमने स्टॉक में, और स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है और मोमेंटम भी काफी स्ट्रांग है स्टॉक में। तो इसमें हम जो 3,000 का जो कॉल है करीबन 62 के करीबन ट्रेड कर रहा है, उसको अक्यूमुलेट करिए बिटवीन 60-62 के रेंज में। स्टॉप लॉस लगाना है 49 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 77 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 91 का। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें अधिकतम मुनाफा होगा 9,800 का और अधिकतम नुकसान होगा 4,900 का। बिल्कुल तेजस, टीवीएस मोटर पे जो है 3,000 का कॉल ऑप्शन की खरीदारी आई है। अधिकतम मुनाफा 9,800 का, अधिकतम नुकसान स्ट्रेट से 4,900 का रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2:1 फेवरेबल है। लेकिन याद रखिए, वायदे बाजार की कोई भी ट्रेड आप करें तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर पूछताछ करें। वायदे बाजार की ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। लेकिन बाजार में लगातार जो है गिरावट का दौर देखने मिल रहा है और इस गिरावट के दौर में कुछ एक डेटा आया है पुलकित के पास। अभी डेटा जो है बहुत जो है इंटरेस्टिंग डेटा है और एक पॉजिटिव साइड की तरफ जो है दर्शाता है। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये क्या डेटा है और ये कौन सा टेक्निकल इंडिकेटर है जहाँ से हमें एक आशा की किरण मिलती है, ज़रा बताएं। जी शरद जी, तो शुरुआत ही करते हैं कि कैंडल क्या है। पहली बात, हाँ, कैंडल बेसिकली एक हमारा जो प्राइस मूवमेंट होता है स्टॉक का, वो इस कैंडल के थ्रू दर्शाया जाता है। अगर ये लाल है तो नेगेटिव और अगर ये हरा है तो पॉजिटिव। आसान भाषा में हम कैंडल को मान सकते हैं। थोड़ी सी मैंने रिसर्च की वीकली कैंडल पे। ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे होता है कि एक दिन का कैंडल लेना है, एक हफ्ते का लेना है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी रिसर्च की। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, जैसा कि हमने पिछले 5 वीक में देखा, नेगेटिव कैंडल आई है निफ्टी में। 5 के 5 दिन जो वीकली टाइम फ्रेम है वहां पे रेड कलर की कैंडल देखी गई। अब ऐसा पिछले 12 साल में कितनी बार हुआ है? तो ऐसा पिछले 12 साल में लगभग 8 बार हुआ है, जब 5 कंटिन्यूअसली वीकली जो कैंडल आई है वो रेड आई है। अब इन 8 बार में जो छठा वीक होता है, यानी कि 5 बार आ चुकी है, अब छठे वीक में क्या होता है, तो 6 बार निफ्टी ने छठे वीक में हरी कैंडल बनाई है और पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मतलब सिर्फ 2 बार नेगेटिव दिया, और वो 2 बार भी नेगेटिव कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत मामूली सा 1-1.5-2% के आसपास दिया है जो छठे वीक में। लेकिन जो बचे हुए 6 चांसेस हैं उसके अंदर निफ्टी ने ग्रीन कैंडल बनाई है। अब जो 1 मंथ के रिटर्न की बात करें और 3 मंथ के रिटर्न की बात करें कि हाँ 5 वीक तो हो गया कि नेगेटिव कैंडल बन गई, अब इसके बाद 1 मंथ और 3 मंथ में क्या रिटर्न रहते हैं, तो सारे ही बार, मतलब पूरे के पूरे 8 बार में 1 महीना और 3 महीना, ये दोनों ही बार में निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। अगर मैं एवरेज रिटर्न्स की बात कर लूं तो जो छठा वीक है, जो हमने बात की कि छठे वीक में ग्रीन कैंडल बनने की संभावना रहती है, उसका एवरेज रिटर्न लगभग 1.09% रहता है। वहीं अगर मैं एवरेज 1 मंथ के रिटर्न की बात करूं तो ये लगभग 4% रिटर्न रहता है, और मैं एवरेज 3 मंथ के रिटर्न की बात करूं तो ये लगभग 8% का रिटर्न देता है। मतलब ये सारे के सारे जो इंडिकेटर्स ये दिखा रहे हैं कि हो सकता है हम 1 से 3 महीने में एक पॉजिटिव रिटर्न निफ्टी की ओर दे दें। वहीं हमने
जैसे ही अगस्त की एक्सपायरी चालू हुई थी तो एक बात और की थी कि इस बार अगस्त की एक्सपायरी बहुत हल्की पोजीशंस के साथ चालू हो रही है। एफआई की लॉन्ग पोजीशन लगभग 9% थी। ऐसा पिछले पास्ट ट्रेंड में हमने बताया भी था कि अप्रैल 2023, नवंबर 2023 और मार्च 2025 में जो एक्सपायरी हुई थी वहां पे भी काफी हल्की पोजीशंस के साथ एफआई गए थे और उसके बाद अगली 4 सीरीज मतलब वही अगले 4 महीने में निफ्टी ने तगड़े रिटर्न दिए थे, लगभग 15%, 17%, 13.5% कुछ इस तरह के। तो शरद जी मोटा मोटा अगर देखा जाए तो छठा वीक है, उम्मीद है हरी कैंडल बन जाए और एक ठीक ठाक हमको पॉजिटिव रिटर्न्स मिल जाए। बाकी 1 से 3 महीने में तो पूरी उम्मीद है डेटा के हिसाब से कि हमको निफ्टी में पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेंगे। इसका मतलब अगर मेरी उंगली देखें तो 5 हफ्ते लाल निशान में कैंडल आए थे और छठवा रहेगा, उसमें छक्का लगने वाला है। तो फोकस करिए फ्यूचर का। इस हफ्ते शायद पॉजिटिव जो है आउटफ्लो देखने मिल सकता है। फिर इस हफ्ते आपको ये ग्रीन टाई पहने रहना चाहिए। हो सकता है कि ये हर खरीदारी ये बात मैं रखूंगा याद। और फ्राइडे को सेकंड सेशन में अगर हरे निशान पे चल रहा है वीकली क्लोजिंग तो ऑफ कोर्स ये हरा वाला टाई वापस आएगा। लेकिन एक चीज़ और वापस आने वाला है, वो है हमारा शो। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार बहुत एक्शन वाला शो बाकी है। मार्केट सेट 3 है, BTST STBT ट्रेड्स है और इम्पोर्टेंटली देखा जाए तो अर्निंग्स के भी बहुत सारे प्रीव्यूज है। बजाज ऑटो और आप कह सकते हैं बाकी अन्य निफ्टी ट्रेंड के अर्निंग्स है, सब हमारी नजर पे रहेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और महज आधा घंटा बचा है मार्केट की क्लोजिंग को और 3 बज चुके हैं। तो मार्केट एट 3 हमारे इस सेगमेंट का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। हर रोज की तरह आनंद शुक्ला है हमारे साथ 3 बजे तक मार्केट का सारा स्टॉक वाइज एक्शन लेकर। गुड आफ्टरनून आनंद, बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी। 3 बजे तक के बाजार की तरफ देखें, गिरावट दिख रही है बाजार में और जो सबसे ज़्यादा सेक्टर गिरा है वो है फार्मा का। फार्मा शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। बायोकॉन का शेयर देखें 3% गिरा है, अरविंदो फार्मा 2% और डीवीज लैब में भी 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा है, त्रिवेणी टरबाइन का शेयर देखें कमज़ोर Q1 के नतीजे आए हैं और 10% की भारी गिरावट शेयर में देखने को मिल रही है। वॉल्यूम जो है औसत से 8 गुना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक की तरफ देखें, राजीव आनंद MD एंड CEO नियुक्त हुए थे, उसी के चलते 2% की तेज़ी शेयर में देखने को मिल रही है और औसत से 4 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। फैक्ट का शेयर देखें, आज फर्टिलाइजर शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है। 4% ऊपर कारोबार करता नज़र आ रहा है शेयर और 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो NTPC पर एक खबर है, सब्सिडियरी ने सोलर एनर्जी की जो नीलामी है उसकी बोली जीती है और सालाना 70,000 मीट्रिक टन क्षमता के ग्रीन अमोनिया के लिए ये बोली जीती है कंपनी ने। इसी के चलते हरे निशान में शेयर कारोबार करता नज़र आ रहा है। बजट पेंट्स के नतीजे आए हैं, आय हल्की सी बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन मुनाफा 354 करोड़ घटकर 315 करोड़ पे आ गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। शेयर में हल्का सा दबाव देखने को मिल रहा है। और अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करते हैं। LIC हाउसिंग पर नोमा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, होल्ड की रेटिंग दी है और लक्ष्य जो है उसे घटा दिया है। लक्ष्य 630 रुपये से घटाकर 600 रुपये कर दिया है। हमने देखा था कि क्रेडिट कॉस्ट जो है वो ज़्यादा देखने को मिला था, साथ ही साथ ग्रोथ घटी थी, इसी के चलते 2% गिरावट पर कारोबार करता नज़र आ रहा है शेयर। तो 3 बजे तक के ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। शुक्रिया ये सारे डिटेल्स हमें बताने के लिए। इन तमाम स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती एक्शन है, इनफैक्ट न्यूज़ फ्लो के चलते टुवर्ड्स अपसाइड या डाउनसाइड, जिसके चलते हमारे मार्केट एट 3 का हिस्सा बना है। रोहन, रेयर अर्थ मैग्नेट्स और क्रिटिकल मिनरल्स पर आपसे एक टेक जानना चाहूँगी। भारतीय सरकार अब एफर्ट्स लगा रही हैं रेयर अर्थ मैग्नेट और क्रिटिकल मिनरल्स को सिक्योर करने के लिए, और ये इसलिए क्योंकि ये जो मैग्नेट्स और क्रिटिकल मिनरल्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन तमाम में इस्तेमाल होते हैं। ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के तहत ऑफिशियल्स माइंस, कॉमर्स और स्टील मिनिस्ट्री से मिले हैं और स्ट्रैटेजीज इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई इंपोर्ट्स एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी, अन्य कंट्रीज के सामने डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया क्लियरली एक अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रही है।
माइनिंग ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, पर्टिकुलरली ब्राज़ील और चिले में। ये खबर आती हुई दिखी है, लेकिन इंडियन कंपनी के लिए ड्यूटी रिलीफ के लिहाज से, सोर्सिंग के लिहाज से किस तरह से पूरा का पूरा सिनेरियो पैन आउट होता हुआ दिखेगा, और आने वाले दिनों में क्या कोई इंडियन कंपनीज हैं जिस पर इसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है? मैक्रो मूव है जो हम भी देख रहे हैं बहुत क्लोजली कि कहाँ पे कौन सी कंपनी में इफेक्ट आ सकता है। स्पेसिफिकली मिनरल्स साइड में वी हैड सीन समथिंग व्हिच वाज हैपनिंग इन जीएमडीसी। बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे के इफेक्ट आ सकता है। कोई एकदम क्लियर नहीं है कि कौन सी कंपनी को बेनिफिशियल पार्ट हो सकता है, बिकॉज पॉलिसीज आर एज कंफ्यूजिंग एज इट इज पॉसिबल। सो हम भी देख रहे हैं, पर ओवरऑल दैट मूव इज वेरी गुड। जो हमने 2013-14 में केमिकल्स में देखा था, ऐसा ही हम मिनरल्स के एरिया में देख सकते हैं। सो लेट अस होप कि व्हाट इज हैपन, पर एज ऑफ नाउ कोई कंपनी पे रिएक्ट करना, कि कमेंट करना कि दिस कैन बी अ गुड पॉइंट, दैट वुड नॉट बी राइट। सो लेट अस वेट एंड वॉच। आउट जरूर करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि ड्यूटी रिलीफ जो है पॉसिबल है कुछ इंडियन कंपनीज को इन ऑर्डर टू सोर्स दीज मिनरल्स और चीपर और सपोर्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस पर फोकस कर रही है, और इस पर जितनी भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इवेंट और कल का बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक चल रही है। कल बैठक का तीसरा दिन होगा और आरबीआई अपनी पॉलिसी जारी करेगा। क्या इस बार की पॉलिसी में भी ब्याज दरों में कटौती होगी? दरों में कटौती को लेकर अशेषा ने एक एक्सपर्ट पोल किया है। आइए जानते हैं कि ब्याज दरों में कटौती को लेकर, आरबीआई की पॉलिसी को लेकर एक्सपर्ट्स का ये पोल क्या कहता है। अशेषा बताएं। बिल्कुल, तो सबसे पहले ब्रॉडर एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट की, उस पर नज़र डाल लेते हैं। और हमने कई सारे इकोनॉमिस्ट की पोल की और वहाँ से ये निकल कर आया कि 77% इकोनॉमिस्ट को ऐसा लगता है कि कोई रेट कट कल की एमपीसी आउटकम में निकल कर नहीं आएगा। तो 77% कोई रेट कट नहीं का अनुमान है। और बाकी के 23% और कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस, एसबीआई, इकरा जैसे ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कल की एमपीसी आउटकम में निकल कर आ सकता है। याद रखें, बैकड्रॉप भी समझ लेते हैं। इस साल अब तक करीब 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट ऑलरेडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है। लगातार 3 बार कटौती की है। पिछले जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग थी जून के महीने में, वहाँ पर 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट था और उसके पहले 50 बेसिस पॉइंट रेट कट ऑलरेडी दिखा है। तो टोटल 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट ऑलरेडी हमने इस साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से देख लिया है। आरबीआई पिछले कटौती का असर इकोनॉमी पर देखना चाहेगा, किस तरह से उसका रिपल इफेक्ट इकोनॉमी पर नजर आएगा, और पॉलिसी में डाविश टोन जारी होने की संभावना इस बार भी नजर आ रही है। लेकिन ऑल इन ऑल ब्रॉडर एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि शायद कोई रेट कट इस एमपीसी की मीटिंग में नजर नहीं आएगा। इसके अलावा फैक्टर्स की बात करें तो याद रखें, आईआईपी ग्रोथ 10 महीने के निचले स्तर पर पिछले महीने आया था। इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट नज़र आया है, लेकिन आईआईपी ग्रोथ काफ़ी अच्छा था। सीपीआई महंगाई 77 महीने के निचले स्तर पर 2.1% के पास आई थी। तो प्रोडक्शन अच्छा है और इन्फ्लेशन लोअर साइड पे है, तो बैकड्रॉप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमी का। और पिछले कुछ तिमाही से डिमांड को लेकर चिंता थोड़ी सी रही है, कंजम्पशन को लेकर कंसर्न्स है, डिमांड को लेकर भी कंसर्न्स है। इसके अलावा जीडीपी एस्टिमेट्स किस तरह से है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। याद रखें, हर तिमाही में और एमपीसी मीटिंग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने जीडीपी के एस्टिमेट्स लाती है। और अब आरबीआई, सबसे पहले महंगाई की बात करते हैं। अप्रैल में अनुमान था कि पूरे साल FY26 में महंगाई 4% पर हो सकती है, वो उसके बाद घटाकर 3.7 कर दी थी। तो जून के तिमाही में जब एमपीसी की आउटकम आया था, तब उनका मानना था कि 4% पर सीपीआई महंगाई FY26 के लिए जो पहले थी वो घटाकर 3.7% कर दी थी। इसके अलावा ग्रोथ की बात करें तो जीडीपी एस्टिमेट्स पूरे साल के लिए आरबीआई ने 6.5% का जीडीपी एस्टिमेट दिया है। पहली तिमाही के लिए 4.5%, दूसरी तिमाही के लिए 6.7%, 6.6 और 6.3% थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के लिए, और 6.5% पूरे साल के लिए। लेकिन हाँ, इकोनॉमिक बैकड्रॉप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इन्फ्लेशन लोअर साइड पे है, आईआईपी डेटा काफ़ी अच्छा आया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। प्राउडली अनुमान यही है कि कोई रेट कट इस तिमाही में नज़र नहीं आएगा।
ओके, सो कोई रेट कट की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ज़्यादातर जानकार का यही मानना है। लेकिन आरबीआई पॉलिसी पर ये एक्सपर्ट पोल आज हमने बताया है आपको। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी की महा कवरेज कल होने जा रही है और ये महा कवरेज में दिग्गजों का जमावड़ा होगा। पॉलिसी से ठीक पहले और पॉलिसी से बाद बाजार को दो हिस्सों में बांट लेना चाहिए। आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं महा कवरेज सुबह 9:30 बजे से शुरू हो जाएगी। इस दौरान हमारे साथ इंडस्ट्री और बाजार के कई बड़े दिग्गज जुड़ेंगे, हमसे बातचीत करेंगे। इकोनॉमिस्ट होंगे, मार्केट एक्सपर्ट्स होंगे, बाजार के जानकार होंगे और वो लंबी अवधि के लिए इकोनॉमी के फ्रंट पर क्रेडिट पॉलिसी का इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है ये हमें बताएंगे। पॉलिसी से ठीक पहले, पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद जब गवर्नर साहब अपनी बात रख लेंगे, उसके बाद भी एक्सपर्ट्स का जमावड़ा होगा और बाजार को दोनों हिस्सों में बांटते हुए दोनों तरफ किस तरह के मूव्स हैं, क्या एक्शन है, उस कुछ ईटी नाउ स्वदेश पर आप देख पाएंगे। तो क्रेडिट पॉलिसी का महा कवरेज कल सुबह 9:30 बजे से लगातार ईटी नाउ स्वदेश पर ही देखिएगा आप। और चलिए आगे बढ़ेंगे और एक और इम्पॉर्टेंट खबर आपको बतानी है। अनिल अंबानी इस वक्त ईडी ऑफिस पहुंच गए हैं। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ईडी ऑफिस से हमारे साथ जुड़ गए हैं सारी डिटेल्स लेकर। समीर बताएं इस वक्त वहां पर माहौल किस तरह का है और क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं हमें वहां से। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली मुख्यालय पर इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी से लगातार पूछताछ जारी है। गंभीर आरोप है कि 3,000 करोड़ रुपए का जो बैंक लोन था उसको डाइवर्ट किया गया है। पीएमएलए के प्रावधानों के तहत ये जांच की जा रही है और उनका स्टेटमेंट दर्ज किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का और फंड डाइवर्जन के गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है 2017 से 2019 के बीच में, जब 3,000 करोड़ का लोन फंड डाइवर्जन किया गया। आरोप ये भी लगे हैं क्विड प्रो क्यो यानी कि यस बैंक जहां से लोन प्राप्त हुआ है, यस बैंक प्रमोटर फैमिली को फ़ायदा पहुंचाया गया है और ये फ़ायदा आखिर किस मैथमेटिक्स के तहत पहुंचाया गया, इसके पीछे के रैशनल क्या है और अगर ये फ़ायदा पहुंचाया गया है तो वो कड़ी क्या है। तो ये तमाम गंभीर आरोपों पर लगातार पूछताछ चल रही है और बाकायदा डिटेल्ड स्टेटमेंट उनका दर्ज यहाँ पर ईडी हेडक्वार्टर में अनिल अंबानी का स्टेटमेंट दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ एक और मामला है जो कि फ्रॉड बैंक गारंटी 68.2 करोड़ की फ्रॉड बैंक गारंटी से उससे भी जुड़ा हुआ है, जिसमें इस बात के लिए पूछताछ हो रही है कि क्या इस पूरे बैंक गारंटी वाले मामले पर उनकी जानकारी थी। जो ईमेल एक्सचेंज हुआ है वो आखिर उसका कौन जिम्मेदार था और क्या उनको इस बात की पूरी जानकारी थी। और इसके साथ ही साथ एक और मामला है जो कि 14,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के 17,000 करोड़ का बैंक लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों पर इस वक्त अनिल अंबानी से पूछताछ और उनका स्टेटमेंट दर्ज किया जा रहा है। एब्सोल्युटली, ईडी ऑफिस अनिल अंबानी पहुंच चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ जारी है और इससे जुड़े सारे अपडेट्स जो हैं लगातार समीर इस पर बने हुए हैं, हम तक पहुंचाएंगे। हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, अमरदेव सिंह जी जुड़े हैं। अमरदेव जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। वैसे तो रिजल्ट बैक्ड एक्शन से ही शुरुआत करना चाहूँगी। कुछ तमाम नतीजे ही सही अमरदेव जी, लेकिन गोडफ्रे फिलिप्स जैसी कंपनियां जिसके नतीजे काफ़ी अच्छे आए, उसके ठीक बाद देखे इतने बेहद कमज़ोर बाजार में भी 10% के अपर सर्किट पर ये स्टॉक ट्रेंड करता हुआ। और आज ही नहीं, पिछले 6 महीने के ट्रेंड को भी अगर देखेंगे तो गोडफ्रे फिलिप्स में हमने एक्शन और मूव्स देखे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि एग्जिस्टिंग पोजीशन जिनकी है वो किस तरह की रणनीति अपनाएं। यहाँ से क्या तेजी की चाल पकड़ेगा स्टॉक क्योंकि अच्छे नतीजे आ चुके हैं, या फिर यहाँ से गिरावट हावी हो सकती है, या फिर ये गेंस जो है फ्रिजल होंगे। आपका कोई टेक और साथ साथ मार्केट पर अगर आपकी कोई स्टॉक स्पेसिफिक अन्य रिकमेंडेशन है तो वो भी बताइए। जरूर। गोडफ्रे फिलिप्स के बारे में बात करूं तो देखिए, आपने सही कहा कि गोडफ्रे फिलिप्स जो है उसमें बहुत अच्छी रैली हम लोगों ने देखी, लेकिन इसमें काफी समय तक कंसोलिडेशन भी हमें देखने को मिल रहा था। जून से ऑलमोस्ट जहां इसने एक 9650 का हाई बनाया था, उसके बाद से इसमें करेक्शन भी आई थी टुवर्ड्स 8200। सो बिटवीन 8200 या 8400 बोल सकते हैं और 9500 600 वो एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस या एक जोन, ट्रेडिंग जोन जिसे कहते हैं, वो बन चुका था। हालांकि जो इसका ओवरऑल ट्रेंड है, चाहे वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड में देखो, जो कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो मोमेंटम दर्शाते हैं, बताते हैं कि ओवरऑल मोमेंटम कैसा है, दैट कंटिन्यूज टू बी वेरी स्ट्रांग ऑन द लॉन्ग टर्म चार्ट्स। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि स्टॉक में जो है वो सब कुछ काफी अच्छा है, मतलब इट्स रियली वेरी गुड। और कहीं ना कहीं ये सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है 9500 के ऊपर। 9500 के ऊपर सस्टेन करता है
स्टॉक कैन रैली टुवर्ड्स अभी जैसे 9,800 है। मैं ये मानता हूं कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए, एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और जिनके पोजीशंस जो हैं वो लोअर लेवल्स पे हैं तो वो 8600 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के अपने पोजीशंस में बने रह सकते हैं, बट 50% तो मैं जरूर सलाह दूंगा कि प्रॉफिट बुक करें इस लेवल पे। अब मैं जो यदि अपने स्टॉक्स की बात करूं जो आज आइडेंटिफाई मैंने किया है, उसमें एक तो आदित्य बिरला कैपिटल है। तो आदित्य बिरला कैपिटल में हम लोगों ने देखा कि एक अच्छी खासी रैली के बाद एक डिसेंट करेक्शन भी आई टुवर्ड्स 250 लेवल्स। लास्ट 2-3 दिनों में एक बहुत अच्छी रैली आई है स्टॉक में, और ये स्टॉक 280-82 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो करंट लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 297 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 267। और जो सेकंड स्टॉक है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, टेक महिंद्रा। इसमें हम लोगों ने काफी करेक्शन देखी, ऑलमोस्ट फ्रॉम 1750 लेवल्स से 1400 लेवल्स। ये स्टॉक एक क्योंकि आईटी स्टॉक्स में काफी आईटी स्टॉक्स में हम लोगों ने करेक्शन देखा, बट अब इस करेक्शन के बाद यहाँ से एक पुल बैक रैली एक्सपेक्ट की जा सकती है, और ये स्टॉक जो है काफी स्ट्रांगली सपोर्टेड है एट लोअर लेवल्स। तो मैं ये मानता हूँ कि इस स्टॉक पे भी बाइंग की जा सकती है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 1573 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 1470। अमरदेव जी की तरफ से टेक महिंद्रा 1573 के टारगेट्स को ध्यान में रखे 1417 का स्टॉप लॉस, करीब 1% की तेजी यहाँ पर। एबी कैपिटल के चार्ट्स लगातार अच्छी खासी तेजी का मोमेंटम दिखा रहे हैं, और अब अमरदेव जी के भी रेडार पर इस स्टॉक में भी खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसे तो बिल्कुल बरकरार रखिएगा। स्टॉक में 1.5% की तेजी है। 297 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 267 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 282 के स्तर पर ये स्टॉक इस वक्त कामकाज कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे चर्चा जारी रहेगी। बीटीएसटी एसटीपीटी ट्रेड्स लेने की भी कोशिश होगी। ये इकोटेक प्लाई है, 10 साल की वारंटी के साथ आता है। इसका तो काम सही है, दाम भी। इकोटेक फ्रॉम ग्रीन प्लाई, 10 पॉइंट क्वालिटी चेक, 10 साल की वारंटी। सर इन्हें क्रिप्टो करके लाइफ सेट करनी है, पर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस चाहिए? हाँ सर। डिफ्यूज द बॉम्ब। ऑल द बेस्ट। डर लग रहा है? नहीं आता था, हलवाई है। कैप्टन, इन्होंने सीखा है इसलिए ये कॉन्फिडेंट है। अगर आपको क्रिप्टो में कॉन्फिडेंस चाहिए तो क्रिप्टो सीखना होगा। क्रिप्टो कोच, CoinDCX, लर्न करो, क्रिप्टो करो। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. Adani presents Times Now Amazing Indians Awards 2025. जब 3 साल के अक्षर को अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा तो पॉलिसी बाजार टीम ने तुरंत वहां पहुंचकर उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे। और ऑफ कोर्स बाजार देखें तो एक रिकवरी की अटेम्प्ट जो है चल रही है, बट एक बहुत ही छोटे रेंज में बाजार फंसा हुआ है। निफ्टी लगभग 24,600 के 60 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करे, और अभी जो है जिंदल 100 के नतीजे आ रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। नेट जो है मुनाफा में जो है गिरावट भारी देखने मिली है। हालांकि रेवेन्यू की बात करें तो ओवरऑल जो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो स्टेबल नंबर्स देखने मिल रहे हैं, लेकिन स्टॉक हरे निशान में है। इंटरेस्टिंग है, जिंदल 100 पे भी जो है हमारी नज़र रहेगी। लेकिन अर्निंग स्पेसिफिक अगर बात करें तो कल जो है अहम अर्निंग्स में हीरो मोटोकॉर्प आने वाले हैं, और इसके जो प्रीव्यूज़ है जून तिमाही में उस पर हम अब नज़र डालेंगे, और पूरी जो डिटेल्स है वो हमें सृष्टि बताने वाली है। तो इस बार हीरो मोटोकॉर्प के नतीजों की बात करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि इस बार वॉल्यूम का प्रदर्शन किस तरीके से देखने को मिला। तो देखिए तिमाही दर तिमाही तो कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, बल्कि एक गिरावट ही थी 1% की, पर साल दर साल इनके ओवरऑल वॉल्यूम्स में लगभग 11% की हमने गिरावट ज़रूर देखी। देखिए यहाँ पर कंपनी ने शटडाउन भी लिया था, उसका भी एक इम्पैक्ट है। साथ ही साथ कुछ एक एंट्री लेवल सेगमेंट में उनको लगातार प्रेशर भी वो देख रहे हैं, तो उसके चलते इनके वॉल्यूम्स में गिरावट ज़रूर देखने को मिली। पर इस बार नतीजों में सबसे खास रहेगा इनका मार्जिन देखना, क्योंकि बावजूद इसके कि वॉल्यूम्स में गिरावट रही, मार्जिन्स जो है लगभग 14% आने की उम्मीद है। और साल दर साल या तिमाही दर तिमाही आप देखेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। साथ ही साथ कंपनी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल
पोर्टफोलियो भी अपना जो है सेल्स के फ्रंट पे बढ़ाती जा रही है। अभी जो लेटेस्ट डेटा आया था हमने उसमें देखा भी था कि विदा का मार्केट शेयर अब 10% से भी ऊपर चला गया है। तो ऐसे में क्योंकि ईवी फिलहाल इनकी लॉस मेकिंग एंटिटी है, वहाँ से जो है इनके मार्जिन्स पे थोड़ा दबाव ज़रूर रह सकता है, पर इसके बावजूद भी मार्जिन्स 14% रहेंगे और अगर कंपनी इतने या उससे बेहतर मार्जिन्स लाती है तो वो सराहनीय ज़रूर होगा। अब इसके अलावा आय के फ्रंट पे हमारी उम्मीद है कि 9,860 करोड़ या आंकड़ा आ सकता है। EBITDA लगभग 1,380 करोड़ के आसपास रह सकता है और मुनाफे में हम 1,060 करोड़ की उम्मीद कर रहे हैं। पर नतीजों के अलावा आगे का डिमांड ट्रेंड, कौन से सेगमेंट्स में सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और ईवी को लेकर क्या कुछ बड़ी तैयारियां हैं, ये सभी चीज़ों पर मैनेजमेंट की कमेंट्री में हमारी नज़र रहेगी। बिल्कुल, धन्यवाद सृष्टि। यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प के एक्सपेक्टेशंस पे जो है हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। दिन के ट्रेड में जो है अभी भी हरे निशान में ट्रेड कर रही है। लेकिन अमरदेव जी, अपने BTST या STBT ट्रेड्स अगर कुछ है तो बताएं, आपके पास अगर कुछ है तो। जैसा मैंने कहा, मैं फिलहाल आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में ही बात करूंगा। इसके बारे में बात की तो इस स्टॉक पे नजर रखी जा सकती है। एक अच्छी पुल बैक हमें देखने को मिल रही है, स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू रहा है कल का, तो करंट लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है और ये 280 282 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें एक अच्छी रैली हम देख सकते हैं टुवर्ड्स 295 297 लेवल्स। तो इसमें एक बाइंग की जा सकती है और स्टॉप लॉस जो है वो 270 के नीचे का रख सकते हैं टुवर्ड्स 267। ना अब चलिए ग्लैंड फार्मा की तरफ चलते हैं। फार्मा स्पेस से एक बहुत एक्सक्लूसिव खबर जो है हम लेके आ रहे हैं। फोसन की ग्लैंड फार्मा में हिस्सा बिक्री की डील अटकती दिख रही है। वैल्यूएशन को लेकर डील अटकने की खबरें तेज हो गई है। इस खबर की और डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी अनुराग जोशी जुड़ रहे हैं। अनुराग, बताएं। मेडिकल इंजेक्टेबल और CDMO वाली फार्मा कंपनी ग्लैंड फार्मा में जो चीनी कॉन्ग्लोमरेट फोर्चून के जो मेजॉरिटी भागीदारी है उसकी बिकवाली को लेके जो बातचीत चल रही थी उसमें अभी एक गतिरोध आ गया है, एक डेडलॉक आ गया है। 3 निवेशक सामने उभर के आए थे जो कि इस डील में दिलचस्पी ले रहे थे। वे ब्लैकस्टोन, एक दिग्गज अमेरिकी PE फर्म है, ब्रुकफील्ड और EQT शामिल थे। अभी ये जो डील के जो प्रोग्रेस है इसमें धीमापन आया है और जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी जो पहले जो दिलचस्पी थी वह अभी काफ़ी घट रही है। अब और इसका एक कारण ये है कि जो फोर्चून है और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं वैल्यूएशन को लेके, और ये मतभेद इसीलिए आए हैं क्योंकि जो ग्लैंड फार्मा का जो शेयर प्राइस है वह अप्रैल से उसमें बहुत ही चढ़ाव आया है। वो 1400 था अप्रैल के अंत में और अभी 1900 के ऊपर चला गया है। अभी फोर्चून ने ये ग्लैंड फार्मा में जो स्टेक है ये 2017 में ख़रीदा था। उस समय 74% ये भागीदारी खरीदी थी और इसके लिए उसने $1 बिलियन से अधिक, कुछ अधिक रकम उसने ये स्टेक परचेस के लिए इस्तेमाल की थी। और ये अभी जो अगर डील होती है तो जो सक्सेसफुल बिडर है उसे करीब 17,000 करोड़ रुपए इस डील के लिए देने पड़ेंगे और ये उसके अलावा उसको एक 26% उसको एक ओपन ऑफर भी दूसरे जो भागीदार हैं ग्लैंड फार्मा में उनको करना पड़ेगा। फोर्चून की अभी 52% भागीदारी है इस कंपनी में, जिसे कोई सक्सेसफुल बिडर खरीदेगा अगर ये डील आगे बढ़ती है। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ग्लैंड फार्मा हमने देखा था कि अप्रैल में इसका जो भाव था वो 1400 रुपये के भी नीचे चला गया था और वहाँ से क्या स्ट्रॉन्ग रिकवरी शेयर में आई है। फिलहाल 1% नीचे है, एक थोड़ी सी कह सकते हैं कि नेगेटिव न्यूज़ है। ग्लैंड फार्मा को लेकर रोहन जी आपका व्यू क्या है, क्योंकि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ा सा ओवरहैंग शेयर पर हमने पहले भी देखा हुआ है। क्या व्यू होगा अभी इस खबर के बाद? देखिए, ग्लैंड फार्मा के बारे में बात करूं तो ओवरऑल इसमें एक अच्छी रैली तो हम लोगों ने देखी, करीब मोर देन 40 और रफली अराउंड 50% की रैली हम लोगों ने बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में देखा, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से लेके
अभी फिलहाल 2-3 दिनों से हमें एक करेक्शन देखने को मिला है। प्रॉफिट बुकिंग मैं कहूंगा इसमें देखिए ओवरऑल ग्लैंड फार्मा में देखा जाए तो एक इसमें वेल्थ डिस्ट्रक्शन भी हुआ है, क्योंकि इस स्टॉक में जो है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम सितंबर 2021 जो क्वार्टर है उसमें 4,500 के आसपास से ट्रेड कर रहा था और वहां से 860 तक इसने एक लो बनाया। बट अभी जो रैली हुई है ये सस्टेन तभी करेगी जब ये रिसेंट इसने जो हाइस बनाया है 2131 का, मतलब 2130 2150 के ऊपर ये सस्टेन करता है तभी इसमें कोई मेजर रैली एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अदरवाइज मैं ये मानता हूं ये एक अच्छा लेवल है प्रॉफिट बुकिंग का, 2150 के ऊपर सस्टेन करता है तब इसमें एक 10 to 20% की फर्दर रैली अपसाइड बन सकती है। अदरवाइज ये स्टॉक कंसोलिडेशन में जा सकता है। नीचे का स्तर की बात करूं तो समवेयर अराउंड 1700 इज गोइंग टू एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द स्टॉक। ग्लैंड फार्मा 2150 रुपए के ऊपर ये मजबूत होगा। अदरवाइज आप चाहें तो यहां पर प्रॉफिट अगर आपको हो रहा हो तो आप प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। इस बीच आप देखिए मार्केट में लोअर लेवल से रिकवरी की अच्छी कोशिश है और जो निफ्टी की जो गिरावट है सिर्फ 0.25% की है, 60 अंकों की रह गई है। और निफ्टी बैंक भी थोड़ा संभला है लेकिन 250 अंकों की गिरावट ऑलमोस्ट निफ्टी के मुकाबले थोड़ा डबल प्रतिशत के लिहाज से भी। और इस बीच आप देखिए गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के नंबर आ गए। ये गारमेंट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट वाली कंपनी है। आय 932 करोड़ रुपए से बढ़ के थोड़ी सी बड़ी है। एबिडा भी हम देख रहे हैं कि 75 करोड़ रुपए से बढ़कर 97 करोड़ रुपए के आंकड़े आए हैं, एबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफे के आंकड़े। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो वो 27 करोड़ से बढ़कर 41 करोड़ रुपए। तो प्राइमा फेसी तो ये नंबर ठीक दिख रहे हैं, लेकिन बाजार के है ना कि आगे के फ्यूचर पर रिएक्शन ज़्यादा देता है और स्टॉक्स भी तो वो थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है क्योंकि टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं हैं। ट्रम्प ने धमकी दी है टैरिफ को और बढ़ाने को लेकर। हालांकि उन्होंने 25% टैरिफ तो तय कर दिया है। देखते हैं 7 अगस्त से उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्या होता है, क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे ट्रंप और उसके बाद भी क्या बढ़त होगी। थोड़ी सी ये अनिश्चितताएं परेशान कर रही हैं। हर पैरामीटर पर मार्जिन हो या फिर प्रॉफिट हो, रेवेन्यू हो, गोकुलदास एक्सपोर्ट के नंबर में कोई दिक्कत नहीं लग रही है। रोहन जी, गोकुलदास एक्सपोर्ट के जो निवेशक हैं अब ये नंबर देख के थोड़े और परेशान होंगे कि आप क्या करें। आप बताइए सर, कैसे मदद करेंगे उनकी आप? मदद तो हम ऐसे कर सकते हैं कि बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए और तो क्या कर सकते हैं, पर एनी विच वेज ऑन द नंबर साइड देखो वो गोकुलदास एक्सपोर्ट जो ग्रो हुआ था जो वैल्यूएशन पे वो भी कंफर्टेबल नहीं था और ये प्राइस में भी नहीं है। पर आई थिंक सो यहाँ से और अगर इफ वी गेट इट समवेयर अराउंड 5-10% नीचे से तो आई थिंक सो कंपनी अच्छी है। थोड़ा एक स्ट्रक्चरली सेट नंबर्स गलत आए हैं और नहीं राइट आए हैं, पर वी आर एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट 1 साल अच्छा रह सकता है, तो इट कैन बी एन एक्यूमुलेशन जोन यहाँ से। जोन में आप गोकुलदास एक्सपोर्ट को रख सकते हैं। करीब 8-9% की गिरावट इसमें हो रही है। अमरदेव जी, एक चीज और बताइए, बाजार में अभी अनिश्चितता काफी है, इंट्राडे में हम काफी ज्यादा स्विंग्स देख रहे हैं। कोई ऑप्शन का ट्रेड आप सुझाएंगे? अगर किसी को मान लीजिए ओवरनाइट अगर ट्रेड रखना ही है तो कोई रणनीति आपके पास है? देखिए ऑप्शंस में कल क्योंकि आरबीआई पॉलिसी है तो जरा सा हमें एक थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, पर मैं ये मानता हूं कि इस लेवल से एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। और क्योंकि निफ्टी का जो नीचे का सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है 24,500-600, तो फिर भी एक कॉल ऑप्शन की तरफ एक बाइंग की जा सकती है कल के लिए। पर अदरवाइज आई वुड से कि मार्केट कल खुलने के का इंतजार करना विल बी बेटर रादर देन टेकिंग एन एंट्री। उसके बाद मार्केट का ट्रेंड देख के ले सकते हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स वेट एंड वॉच ज़रूर रहेगा। आप इस तरह इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स, निफ्टी बैंक जो है एक्शन जो है कल जो आरबीआई की जो है जो एमपीसी मीटिंग है उसके रिजल्ट्स आने वाला है। एक्सपेक्टेशंस है कि स्टेटस को रहेगा, यानी कि रेट्स में चेंजेस शायद ना हो, लेकिन उनका स्टांस क्या रहता है उस पर जो है बाजार की पूरी नज़र रहेगी। रोहन, जल्दी से एक बार बता दें कि अगर रेट कट होता है, बहुत स्लिम चांसेस, लेकिन अगर रेट कट होता है तो कौन से सेक्टर्स पे जो है आपको जो है लगता है कि अच्छी अपमूव देखने मिल सकती है बीएफएसआई पॉकेट्स में? जल्दी से बताएं। BFSI pockets में I think so PSU banks or specifically into companies like Bajaj Finance, companies like India Shelter or specifically Banksy, I think so that would be a good counter.
PSU बैंक्स पे जो है नज़र ज़रूर रखेंगे और ओवर द नाइट अगर कुछ कमेंट्री डोनाल्ड ट्रंप से आता है तो उस पर भी जो है बाज़ार वॉलेटाइल ज़रूर रहेगा। जिस तरह 7 अगस्त का डेडलाइन है भारत का एक्सटेंशन का, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी और अर्निंग्स इस पे भी नज़र रखेंगे। आफ्टर मार्केट आज भारतीय एयरटेल के भी नतीजे एक्सपेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड जो है नतीजे देखने मिल सकते हैं। लेकिन आज अगर बात करें आज के जो दिन की जो शुरुआती ट्रेड हुई थी तो यहाँ पे देखेंगे कि अच्छी मोमेंटम जो है आपके कंजम्पशन स्टॉक्स में तो देखने मिले। टाइटन देखिए 2% ऊपर है। इंडसइंड बैंक नए MD CEO की अपॉइंटमेंट के बाद स्टेबिलिटी स्टॉक में आए और थ्रू आउट द डे जो है टॉप गेनर में से जो है था। अगर सेक्टोरल इंडेसेस की बात करें तो लार्जली सारे सेक्टर इंडेसेस ऑटो और मेटल की बात छोड़ दे तो यहाँ पे भारी गिरावट देखने मिला। टाटा स्टील भी तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश ग्रोथ आया लेकिन बैंकिंग से कुछ ज़्यादा खास सपोर्ट नहीं आया। IT सेगमेंट में भी जो है कल के तेज़ी के बाद जो है भारी गिरावट देखने मिली है। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इन सारे स्टॉक्स में भी जो है नेगेटिव जो है व्यूज़ देखने मिल रहे हैं। और अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो शुरुआती स्तर पे जो था ये बुल्स के फेवर में था लेकिन टुवर्ड्स द एंड देखिए 2:3 का ऑलमोस्ट रेशियो आ रहा है। अगर आप NSE के एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो सेक्टर जो है एनर्जी ऑलमोस्ट फ्लैटिश है लेकिन जो पिटाई हुई है वो FMCG फार्मा रियल्टी स्पेस में देखने मिली है जहाँ पे ज़्यादा गिरावट आया है। इसके अलावा अगर बात करें तो निफ्टी के जो गेनर्स हैं इसमें हम जो है लार्जली कहेंगे कि ओवरऑल जो मोमेंटम आया है ये आया है आपके बैंकिंग के स्टॉक्स की तरफ से, खास करके इंडसइंड बैंक। लेकिन रिलायंस का आज सपोर्ट नहीं देखने मिला, भारी 1.5% की जो है गिरावट देखने मिली है। ब्रिटानिया भी जो है अर्निंग्स से पहले स्टॉक लगभग 3% की जो है भारी गिरावट से ट्रेड करे। निफ्टी बैंक लगभग 220 पॉइंट्स से ज़्यादा की गिरावट से बंद हो रहे हैं और निफ्टी में भी देखें तो आज गिरावट देखने मिल रहा है। वॉलेटिलिटी बाजार में बनी हुई है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ जो बढ़ाने की जो है धमकी दी थी भारत को, फिर भारत ने भी रिप्लाई किया, लेकिन अभी जो है बाजार बात करें तो एक नेगेटिव बायस के साथ ट्रेंड कर रहे हैं। और अर्निंग स्पेसिफिक RBI की जो मीट और जो ग्लोबल क्यूज है ये 3 जो है बाजार की डायरेक्शंस को ड्राइव कर रहे हैं। कंसोलिडेशन जिस पे है तो आज का मूड यही है। और SBI देखें तो क्लोजिंग जो है हरे निशान में हुई है तो कुछ PSU खेने में जो अच्छी अपमूव आई है तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पे भी नजर रखिएगा कल के लिए। लेकिन चलिए अमरदेव जी और रोहन जी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हमारी क्लोजिंग कॉल्स के शो में और इसके लिए जो है थैंक यू वेरी मच। और मुझे और अभिषेक को जो है आज्ञा दें। बहुत बड़ा एक्शन पैक शो था क्लोजिंग कॉल का, लेकिन इसके बाद भी जो है कल की तैयारी पे भी हमारी नज़र रहेगी।